सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। वॉइस आ रही है प्रॉपर, एक बार कंफर्म करेंगे ज़रा। चलो। सर आपकी वजह से आरआरबी एलपी में 56 हो पाया। थैंक यू। एलपी की आंसर किया गई है उससे के भी क्वेश्चन करवा दीजिए क्योंकि हमारी आरबी टेक्नीशियन ठीक है, उसका भी करवा देंगे। ठीक है। और हाँ, उसका भी आप लोगों को जो ई बुक है वो मिल जाएगा। ठीक है। जिस तरह से CMTS का ई बुक मिला था, चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि एक्चुअल में फिर उसको क्या ना कि उसमें टाइम लगता है बनाने में। तो अगर चाहिए हो तो फिर बनाया जाए। बताओ। हम्म। अगर चाहिए हो तो फिर बनाया जाए। अरबी जो LP की आंसर किया ही है उसको। ठीक है। सर ठंड की आवाज़ से ठंड की आवाज़ से नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, 7 से 8 करंट अफेयर्स पूछे हैं। ओके 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 ओके। ठीक। हाँ, सौरभ जी पधार रहे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में टोटल एक्चुअल में 85 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कल एक क्वेश्चन अगर आपको याद हो वो फिजिक्स में पड़ा हुआ था। तो 85 क्वेश्चन है टोटल, तो हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जल्दी से सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे। हीलियम गैस कैन बी कन्वर्टेड टू द लिक्विड फॉर्म बाय दी। तो हीलियम गैस को द्रव्य रूप में कैसे जो है रूपांतरित किया जा सकता है, कैसे उसको चेंज किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक सेकंड रुकिएगा बस। चलिए, मैं एक शॉर्ट वीडियो बनी है। ठीक है। और उस शॉर्ट वीडियो का थंबनेल फाइनल करना है। शॉर्ट वीडियो इज़ रिगार्डिंग द चैम्पियंस ट्रॉफी जो भी ऑर्गेनाइज की जाएगी फरवरी मंथ में, लेकिन अभी तक उसका शेड्यूल नहीं आया है। उसकी रील मिलेगी आपको आज शाम 7 या 7:30 बजे तक। ठीक, क्लास के बाद। चलिए, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हीलियम गैस कैन बी कन्वर्टेड टू द लिक्विड फॉर्म बाय दी। तो देखो भाई, किसी भी गैस को अगर हमें लिक्विफिकेशन करना होता है तो वो हम कर सकते हैं हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में। ठीक है।
उच्च दाब और निम्न तापमान में किसी भी गैस का लिक्विफिकेशन हो सकता है, लेकिन ऐसे ऑप्शंस तो है नहीं। तो यहाँ पर हम लंडन फोर्सेस ऑफ जो अट्रैक्शन होते हैं उससे हीलियम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हीलियम गैस की जब हम बात करते हैं तो इसको बलून्स में भरा जाता है, क्योंकि काफ़ी लाइट गैस होती है हीलियम की। अगर बात करें हीलियम का ज़रा एटॉमिक मास बताएंगे, जिसको कि हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन द कार्बन एटम ऑफ एसिटिलीन? एसिटिलीन में कार्बन परमाणु में एस वर्ण का जो प्रतिशत है वो कितना होगा? अब एसिटिलीन होता क्या है? तो ये एक तरह का एल्काइन होता है। एल्काइन क्या होता है? ये एक तरह का हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। कौन से दो तरह हैं ये? एक तो है सैचुरेटेड और दूसरा है, सैचुरेटेड को हिंदी में बोलते हैं संतृप्त, और दूसरा है अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त। सैचुरेटेड में आता है एल्केन, ठीक है। सैचुरेटेड में क्या आता है आपका? सैचुरेटेड में आता है एल्केन आता है सैचुरेटेड में, ठीक है। और अनसैचुरेटेड में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दो आते हैं आपके, एल्कीन और एल्काइन। ये सब बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, पता होंगे आई थिंक आपको, है ना। एल्केन की जब बात करते हैं तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है, ठीक है, जनरल फार्मूले की बात करें तो। और वहीं अगर एल्कीन की अगर बात करेंगे तो CnH2n होता है, और एल्काइन की बात करेंगे तो CnH2n-2 होता है। ये जनरल फार्मूले होते हैं। अब इनमें से सैचुरेटेड आपको बताना है किस फ्लेम में बर्न करता है, अनसैचुरेटेड किस फ्लेम में बर्न करता है, ये बताना है। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है एसिटिलीन की, एक एल्काइन है, ठीक है। एल्काइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड है। एक्चुअल में इसका जो फार्मूला होता है वो C2H2 होता है, CnH2n-2। देख सकते हैं यहाँ पर आप, फार्मूला फॉलो हो रहा है कि नहीं। n क्या है? ये 2, ठीक है। तो 2 × 2 4 होगा, -2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो CnH2n-2 यानी कि आपका एल्काइन है। इससे हमें पता चल गया। इसको ड्रॉ कराएंगे तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा ये, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा खेल है, आपको निकालना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है इनका। तो हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा, बिकॉज यहाँ पर ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो मैंने आपको बताया था एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, s कैरेक्टर पूछा है तो इसमें एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, 1s और 1p, यानी कि 2 ऑर्बिटल हैं टोटल, और s की कितनी है? 1, तो 1/2 यानी कि 50%। ऑप्शन यस, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, 50%। अगला क्वेश्चन है, तो सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होता है वो बर्न होता है आपका क्लियर ब्लू फ्लेम में, ठीक है, बर्न्स इन क्लियर ब्लू फ्लेम। और वहीं अनसैचुरेटेड की अगर बात करेंगे तो ये येलो सूटी फ्लेम में बर्न होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो घर में हमारे गैस चूल्हे होते हैं उनको अगर वो क्लॉग हो जाते हैं, उनके छेद हो जाते हैं, छेद होते हैं, वो अगर भर जाते हैं, ठीक है, अगर ढंग से वहाँ से वही है ना कि ईंधन नहीं निकल रहा है। ईंधन मतलब LPG गैस सिलेंडर्स हम घरों में यूज़ करते हैं, तो LPG गैस सिलेंडर से क्या आती है यहाँ पर? ये आती है आपकी एल्केन, मतलब इसमें एल्केन भरा होता है। कौन सा? मेनली ब्यूटेन होता है, ठीक है। तो होने क्या लगता है, इसका इनकम्प्लीट कम्बशन होने लगता है। तो उस इनकम्प्लीट कम्बशन की वजह से जो हमारे तवे वगैरह होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं तो काले पड़ने लगते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन? ओशन एसिडिफिकेशन एक काफ़ी घातक चीज़ होती है, मतलब काफ़ी बेकार चीज़ होती है हमारे फ्लोरा एंड फौना के लिए, खासकर जो हमारे जीव जंतु रह रहे हैं ओशन में उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा। और ये होता है ओशन एसिडिफिकेशन, कार्बन डाइऑक्साइड जब बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाती है, क्योंकि जो हमारे ओशन होते हैं वो एज अ सिंक बिहेव करते हैं। सिंक बिहेव करते हैं मतलब एज अ सिंक ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में सोख लेते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। जिस तरह से जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, उसी तरह से जो हमारे ओशन हैं वो काफ़ी एक बड़ा सिंक के तौर पे ऐड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जब बहुत ज़्यादा आप डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या बनता है हमें पता है कि कार्बोनिक एसिड बनने लगता है, तो वो एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन होगा। धीरे धीरे क्या है कि जो pH वैल्यू है ओशन वाटर का वो घटने लगेगा, और इससे जो हमारा फ्लोरा एंड फौना है वो डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो ये काफ़ी एक पॉइजनस गैस होती है, अपने आप में पॉइजनस गैस होती है, और ये गैस अगर हमारे ब्लड में चली गई तो हमारी डेथ तक हो सकती है। और यहाँ तक कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड में वो ऑक्सीजन से ज़्यादा प्यार कार्बन मोनोऑक्साइड से करता है। तो इसी वजह से आजकल मतलब अभी तो खैर सर्दी आ चुकी है, दिसंबर आ चुका है, लेकिन सर्दियाँ पड़ नहीं रही हैं। नहीं तो सर्दियों में आपको अक्सर ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं खासकर गाँव जैसे इलाकों से कि भाई
कमरा बंद करके अंगीठी जला के सब लोग सो रहे थे, नहीं जैसे तसले वगैरह में, फिर किसी में पूरा वो काफ़ी जब सर्दी होती है तो रात में क्या हो, धीरे 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 कमरा बंद करके सो रहे थे और वो सोते ही रह जाते हैं, फिर वो मतलब उठ ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी होती है, क्योंकि वो अननोइंगली जैसे वो ब्रीद कर रहे हैं ब्रीद कर रहे हैं कर रहे हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है जा रही है जा रही है, हर सेल तक पहुंच गई और वो उनकी डेथ कर देती है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नॉक्स और सॉक्स हैं। ये नॉक्स और सॉक्स का मतलब है नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं और जो सल्फ़र के ऑक्साइड हैं ये करते हैं क्या, ये करते हैं एसिड रेन। और एसिड रेन किस रेन को बोलते हैं, जब उसका पीएच वैल्यू किससे कम हो जाता है, तो पीएच वैल्यू अगर 5.6 से कम हो जाता है तो उस रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं। और किसको हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं तो उनको टेस्ट करते रहें कि भाई आपने कितना कहाँ तक स्कोर किया है, बिकॉज ये मैं आपसे लास्ट में पूछने वाला हूँ, तो ध्यान दें इस चीज़ का। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। चलो, ये बाइंडिंग कैपेसिटी बादशाह खान बिल्कुल सही है। 200 टाइम से भी ज़्यादा होती है बाइंडिंग कैपेसिटी। 0.25 ग्राम ऑफ an organic compound gave 0.13 gram of water after complete combustion. The percentage of हाइड्रोजन इज, तो हाइड्रोजन के परसेंटेज आपसे पूछी गई है कि हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या होगी, कैसे निकालेंगे। अब देखिए 0.25 ग्राम है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इतने ग्राम ऑफ वाटर है। ठीक है, तो इतने ग्राम वाटर है तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास कितना है 0.13 है और वाटर का मोलर मास आई हो रटा हुआ होना चाहिए आपको। H2O इसका फॉर्मूला होता है H2O, तो 2 हाइड्रोजन 16, मतलब एक हाइड्रोजन का होता है, अब क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा और 16 होता है ऑक्सीजन का, तो 18 इसका हो जाएगा क्या, मॉलिक्यूलर मास। तो इनको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो ये रफली वैल्यू कुछ आएगी 0.007 के अप्रॉक्सीमेटली आएगी। ठीक है, इतनी मान लेते हैं कितने मोल्स होंगे। अब पूछा गया हाइड्रोजन का कंपोजिशन क्या होगा, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देखिए एक, अगर मैं बोलूँ एक मॉलिक्यूल वाटर में कितने मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैं, एक मोल ऑफ वाटर में, हाँ भाई एक मोल ऑफ वाटर में कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन है, तो 2 हैं। तो अगर इतने मोल वाटर है तो हाइड्रोजन कितने मोल होगा, कितने मोल्स होंगे, डबल कर दो, 0.007 इंटू 2 कितना आ जाएगा 0.014, इतने मोल हो जाएंगे हाइड्रोजन के। अगेन सेम फॉर्मूले का यूज़ करो, नंबर ऑफ मोल तो इस बार हमें पता है हाइड्रोजन के, गिवन मास निकालना है हमें, मास निकालना है कितना मास हाइड्रोजन का इस 0.13 ग्राम ऑफ पानी में, और मोलर मास कितना होता है इसका, मोलर मास तो 1 होता है रफली। ठीक है, तो मास भी इसका कितना आ जाएगा, मास आ जाएगा अगर हम देखें तो 0.014 ग्राम। परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कितना है इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हाइड्रोजन है 0.014 और पूरा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.25, परसेंटेज पूछा है 100 से मल्टीप्लाई। ठीक, अब यहाँ पर कितना आएगा, तो ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका, इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो 5.6 समथिंग, यानी 5.6 मतलब 5.78% समथिंग ये आने वाला है आपका। ठीक है, 5.78% आएगा, क्योंकि हमने है क्या कि मतलब कहीं कहीं पे थोड़े अप्रॉक्सीमेशंस का यूज़ किया, जैसे 0.007 के आगे भी कुछ वैल्यू होगी तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा हल्का सा इंक्रीज आपको देखने को मिल जाएगा, बट द आंसर वुड बी 5.6 के आसपास, जो 5.78%। और आपको भी वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि अब मोलर मास की वाटर की बात कर लूँ ना तो 1 ना हो के 1.000 ऐसा 8 टाइप कुछ होता है, तो वही वैल्यू कुछ बढ़ के हो जाएगी, उतना हमें एकदम प्रिसाइज नहीं निकालना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आधा नंबर काट लेगा एग्जामिनर। द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर बिकम्स लोएस्ट एट व्हाट टाइम ऑफ द डे, दिन के किस समय जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम हो जाती है। अब डिजॉल्व ऑक्सीजन सबसे कम होगी कब, तो अब देखिए दिन के समय, जो हमारा दिन का समय यानी कि डे टाइम है, तो उसमें पानी में मौजूद जो भी प्लांट हैं, एल्गे हैं, ये सब क्या करते हैं, दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कि
CO2 और H2O से सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाया जाता है? एक तो ये अपनी एनर्जी मतलब ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनती है। अब ये ऑक्सीजन गैस दिन में निकलेगी, तो दिन में तो खूब ऑक्सीजन होगी इसमें, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन, इन शॉर्ट DO। अब रात में क्या होगा? अब जो हमारे जीव जंतु यहाँ रहते हैं वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, और रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में हमें पता है रेस्पिरेशन के कैसी रिएक्शन होती है। तो रेस्पिरेशन में हम पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन में सबसे पहले तो क्या होता है, आज ही पढ़ाए थे बैच में, कि ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में, ग्लूकोज पाइरूवेट में, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है और पाइरूवेट एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये टूटता है। देन यहाँ पर जब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एनर्जी बनेगी। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में, इन द फॉर्म ऑफ, जरा बताओ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? और यहाँ पर निकलेगा आपका CO2 और H2 एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो CO2 जो निकल रही है रेस्पिरेशन में, जो हमारे एनिमल्स जीव जंतु रह रहे हैं पानी में, तो CO2 एक्सक्रीट करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन कम होता जाएगा, ठीक है। तो डॉन का मतलब होता है जो मॉर्निंग से जस्ट पहले का समय होता है आपका, रफली आप 5 बजे तक का समय बोल सकते हो, 5 बजे इस तरह का है ना, तो सनराइज से पहले का समय जो होता है, जस्ट पहले का समय, तो इन दी डॉन होगा आपका। इज दैट क्लियर और नॉट? टेल मी। अब नाइट टाइम में सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाइट टाइम में फिर भी थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन पूरी रात जब इस्तेमाल हो जाएगी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए, तो अर्ली मॉर्निंग तक कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। जो आपका सूरज होगा वो अराइज होने से जस्ट पहले आपका तक पूरा ऑक्सीजन यूज़ हो चुका होगा। बाकी भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, वायुवीय श्वसन जिसको बोलते हैं। एक होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पर होता है? जहाँ पर एनर्जी के साथ साथ लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, वही एसिड जो हमारे किस में पाया जाता है, ज़रा बताएंगे। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी एनर्जी बनेगी, और लेकिन इसमें निकलेगा एथेनॉल एज अ बाई प्रोडक्ट प्लस CO2 गैस। ये कहाँ पे होती है? खमीर, ईस्ट में होती है। ये कहाँ पे होती है? ये मसल सेल्स में होती है, और इसी की वजह से क्या होता है? क्रैम्प डेवलप होता है और बैटरी डाउन हो जाती है लैपटॉप की इसकी वजह से हमारी। और जब बैटरी डाउन हो जाती है तो फिर ऐसे चार्जर लगाते हैं, स्विच दबाते हैं और चार्ज होने लगता है। लैक्टिक एसिड जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? ये हमारा कर्ड में यानी कि दही में पाया जाता है, ठीक है। तो क्रैम्प यही डेवलप कर देता है। विच अमंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन टू अंडरगो सॉलिड स्टेट रिएक्शन टू फॉर्म यूरिया? और प्लांट में, लीव्स में कहाँ पर होता है रेस्पिरेशन? कौन सा साइट ऑफ रेस्पिरेशन होता है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है? तो भैया पूछा गया है कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इज नोन टू अंडरगो सॉलिड स्टेट रिएक्शन टू फॉर्म यूरिया? तो ये है अमोनियम साइनेट। अमोनियम यानी NH4, साइनेट मतलब CNO, ठीक है। तो इससे बनाते हैं NH2CONH2, ठीक है, NH2CONH2 बनाएंगे। किसने बनाया था ये बनाया था फ्रेडरिक वोलर जी ने। वोलर से सिंथेसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। इन्होंने किस तरह से पहली बार एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर दिया था हमारे वोलर भैया ने। IUPAC नेम इसका क्या होगा ये आपको बताना है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, बैच में तो मैं करवा चुका हूँ, जो लोग बैच में होंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी थी और वो ये थी कि नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स कितने हैं इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं बिल्कुल। आज इतने कम लोग कैसे हैं? मुकुल को दिक्कत हो रही है बेटा। मुकुल आज इतने कम लोग इसलिए हैं क्योंकि ये टॉपिक आज मतलब अभी तक बैच में नहीं हुआ है केमिस्ट्री। तो जो बैच वाले बच्चे हैं वो आज नहीं आए हैं, क्योंकि मैंने उनका मना कर दिया था केमिस्ट्री नहीं पढ़े हो तो मत आना, क्या करोगे आके फालतू में। रिवाइज करना अपना कुछ है कि नहीं। अब मुकुल आप ही बताओ, मैंने कुछ गलत कहा है? नहीं आप ही बताइए मुकुल जी। तो ये कार्बन इसमें, एक इसमें और 18 इसमें है, तो 18 और एक इधर है, यानी 20 कार्बन है, ठीक है। इसमें 12 होते हैं, इसमें 10 होते हैं। आंसर होगा आइकोसेन, जिसमें कि 20 कार्बन आइटम से मिलकर बनता है। जरा बताओ ये 20 कार्बन आइटम से है, एन है यानी एल्केन है, एग्जैक्ट फार्मूला लिख दो। बिना ऐसे नहीं कि जोड़ रहे हैं, ये कार्बन 20 हो गया, हाइड्रोजन 18, तो 36 मारेंगे झापड़ भी, ठीक है। CnH2n, एन की वैल्यू कितनी है? एन है 20, CnH2n 40 हो जाएगा 2n और +2 यानी 42 है कि नहीं।
सिंपल ऐसे निकालना है। 0.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.20 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज। अब सेम वही फॉर्मूला लगाइए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है। आज आवाज़ इतनी तेज़ क्यों आ रही है? जल्दी से बताओ भाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो करके बताया था आपको, यही सेम क्वेश्चन था वाटर और हाइड्रोजन वाला। अब ना कर पाए तुम तो फिर यही है कि बस तुमने नाक कटा दी हमारी, और तो कुछ रहा नहीं है बस, है। तो 0.20 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लो पहले। नंबर ऑफ मोल निकाल लो ना कि कितने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, नंबर ऑफ मोल कितने हैं, तो 0.20। इसका मोलर मास कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका 12, 16 दूनी 32, बोले तो 44 लिख दिया। नंबर ऑफ मोल निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा, 44 0.2 22, ये लगभग 0.00000000000.004, हाँ ठीक है, 0.004 के लगभग आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। अब पूछ क्या रहा है, कंपोजिशन ऑफ कार्बन। तो CO2 के एक मोल में कार्बन कितने मोल है, एक ही तो है। वहाँ पर 2 था ना, वहाँ पे तो 2 था, यहाँ पर तो एक ही है। वहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे एक ही कार्बन है। तो यानी इतने मोल ही कार्बन है हमारा, इतने मोल ही कार्बन है। और कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12। तो इसका हम वो मास निकाल लेंगे भाई, ग्राम में कितना है, तो 12 चौक 48, यानी कि 0.048 ग्राम, ठीक है। इसको हम क्यों ना 0.05 लिख लें, कोई दिक्कत तो नहीं है, सो दैट आसानी से हो पाएगा काम। अब परसेंटेज निकालना है, तो 0.05 और है कितना वो पूरा मतलब ये तो कार्बन हो गया, पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना वो है, तो 0.25 परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा 25 चौको 100, 4 पंचे 20 के पास कौन है, 21.82, खत्म उत्तर। भाई हम एस्टिमेशन थोड़े लेके चल रहे थे ना, तो 20 के आसपास कौन सा है, 21.82, खत्म। समझ में आई कि नहीं आई बात, जल्दी से। किसी कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, 21.82 बहुत आसान क्वेश्चन होता है। द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर इज, ठीक है। इस तरह के सवाल आ सकते हैं मेंस में। ये तो उससे भी आसान है। अब 9 ग्राम पानी पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे इसमें, गिवन मास, मोलर मास कितना होता है पानी का, अभी कैलकुलेट किए थे, वैसे तो रटा हुआ होना चाहिए 18, तो 0.5, क्योंकि देख सकते हैं 0.5 आएगा। अब एक अगर हम बात करें मोल में कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर होता है हमारा 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक मोल में तो इतने नंबर ऑफ आपके मॉलिक्यूल होंगे, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और एक मोल का जो मास जो होता है वो आपका 18 ग्राम, लेकिन यहाँ 9 ग्राम की बात हो रही है, यानी आधे की बात हो रही है। तो आप डिवाइड बाई 2 कर दो सिंपल। जब डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपका सिंपल आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23। अभी एवोगैड्रो नंबर पे सवाल आया था आपका, ये क्या बोलते हैं, क्या सा एग्जाम हुआ था अभी CHSL मेंस का, 6.022 इंटू 10⁻23, सीधा का सीधा वैल्यू ही पूछ लिया था एवोगैड्रो नंबर का। अब वाटर का मोलर मास 18 होता है, पूछ रहा है 9 ग्राम का। अगर सिर्फ अगर हमें 18 ग्राम का ही पूछ रहा होता तो 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इतना 2 की लगाने की क्यों ज़रूरत थी इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने आधा कर दिया, तो इसको भी आधा कर देंगे और आंसर ऑप्शन नंबर C आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, 0.25 ग्राम ऑफ, फिर से वही क्वेश्चन, 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाई AgNO3 gave 0.22 ग्राम ऑफ AgBr, द परसेंट दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो आपसे पूछा कि परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कितना होगा, ब्रोमीन का परसेंटेज आपसे पूछा है, जल्दी से बता देंगे सभी लोग। कैसे करेंगे मैं आपको करके नहीं बता रहा हूँ, आप जल्दी से करेंगे, मैं आपको मोलर मास बता रहा हूँ, ठीक है। सिल्वर का होता है रफली 108 मान लो, ऐसे ही होता है लगभग, और ब्रोमीन का मान लो लगभग 80, ठीक है। अब करो सवाल को आराम से पॉज करके, हम क्योंकि पॉज कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमें बाकी भी काम करने हैं क्लास के बाद, तो तुम पॉज कर लो, तब तक हम सॉल्व करते हैं।
तो AgBr जो कि अगर बात करें तो मोलर गिवन मास कितना है 0.22, मोलर मास कितना है, दोनों को जोड़ लो, मैं तो तुम्हारी तेज है ही है, तो 188 आ जाएगा। ठीक है, 188 से डिवाइड कर दिया इसका। अब जब मैंने डिवाइड करोगे को जरा 22 188 जरा नो मान लो ना, कैलकुलेट करना जरा, कुछ ऐसा टाइप आ रहा होगा। ठीक है, 0.001, ठीक है 0.001 के करीब कुछ आ रहा होगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल हो गए। ठीक है, एक सेकंड रुको, पूछा क्या, ब्रोमीन का परसेंटेज, यानी कि 1 मोल ऑफ AgBr में 1 मोल ही ब्रोमीन है, तो यही नंबर ऑफ मोल ब्रोमीन का रख दो और इसका मास निकाल लो। मोलर मास कितना होता है ब्रोमीन का 80। ठीक है, तो 0.08, क्या कहते हो 0.08 ग्राम आ जाएगा लगभग। 0.08 ग्राम आ जाएगा इसका कुछ जो मास है लगभग। कोई आया है यार आज, कोई है भी नहीं, जाना पड़ेगा यार, तब तक तुम लोग सॉल्व करो। ठीक है, अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर दो 25 से, उत्तर तुम्हारे कदम चूमेगा। और जल्दी से अगला सवाल करो, देखते हैं कौन आया है। ठीक है, इसका आंसर बताना और ये वाला करना। किया भाई क्वेश्चन, क्या है उसका आंसर? हम्म, बत्तीस के आसपास यही है। ठीक है, तो यही उत्तर हो जाएगा। ओ सॉरी 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 सॉरी, 34 भी तो है, 34 भी तो है, 32 के आसपास। फंस गए अपन तो यार, क्यों? एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा अभी तो। क्या आंसर निकला वैसे तुम लोग का? कैलकुलेटर से करके देखा क्या? कैलकुलेटर से करके देखा? कैलकुलेटर से करके देखा क्या? एक बार इसको कैलकुलेटर से करके देख लेना। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू मतलब होगा तो ऐसे ही, बाकी थोड़ा कैलकुलेटर से करके देख लेना कि कितना आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू इनकी रखना, आई थिंक 107 पॉइंट कुछ होता है और इसका 79 पॉइंट कुछ होता है। एग्जैक्ट वैल्यू रखना पड़ेगा। टफ क्वेश्चन मैं मानूंगा इसमें, क्योंकि ये दो ऑप्शन जो है फंस रहे हैं अपने, 34 और 37 दोनों ही पास में है ना, बाकी सेकंड और फोर्थ तो नहीं होगा। बस वही एग्जैक्ट वैल्यू रखना है आपको। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब ये एक्चुअली यार कर ही लेते हैं, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा, ये 0.0017 आ रहा है, ओके ठीक है। ये आएगी इसकी वैल्यू 80 से मल्टीप्लाई करने 0.08 नहीं आएगी, 0.0936 आएगी। इसको डिवाइड करेंगे 0.25 से, ये आएगा यार, ऑप्शन नंबर 3 आएगा, 34 नहीं आएगा। ठीक है, ये आएगा। हाँ, नॉन पोलर मॉलिक्यूल पजेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है?
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, पार्शियल चार्ज नो डाइपोल मोमेंट नहीं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट होगा, ऑप्शन नंबर 4। टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपाउंड डज साइक्लोहेक्सेन बिलोंग? साइक्लोहेक्सेन किससे बिलोंग करता है? नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड या फिर एरिसाइक्लिक कंपाउंड। देखो भैया, साइक्लोहेक्सेन का मतलब हो गया ये नॉर्मल साइकिल है, ये एटलस वाली, ठीक है। तो ये हीट्रोसाइक्लिक तो नहीं होगा। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिनकी साइकिल में कार्बन की जगह कुछ और घुसा हुआ हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कुछ भी, ठीक है। तो फ्यूरेन हो गया आपका, पिरिडीन हो गया, प्यूरीन हो गया, इन सब में आप देख सकते हो कि कार्बन की जगह उस रिंग में कोई और है, ठीक है। एरोमेटिक भी नहीं है। और बेंजोनाइड तो भूल ही जाओ, बेंजीन तो यहाँ दिख नहीं रहा। बेंजीन क्या होता है? जिसमें ऑल्टरनेट क्या होता है, सिंगल और डबल बॉन्ड होता है, जिसमें हमें रेजोनेंस देखने को मिलता है। रेजोनेंस का मतलब है इस तरह से, ठीक है ना। याद करो, कुछ केमिस्ट्री पढ़े थे 11वीं 12वीं में, याद है कुछ? तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन होते हैं? जो ये रूल फॉलो करते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें। इस रूल को क्या बोलते हैं? तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। जो एरोमेटिक नहीं होते हैं, बस साइकिल बनी हुई होती है, बस साइकिल बनी है, ठीक है। इस रूल को बोलते हैं क्या? एरिक हकल रूल, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन कर लो। मॉजले जो थे, ऑब्जर्व दैट द प्लॉट ऑफ अंडर रूट न्यू अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर z गेव अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट डज न्यू इंडिकेट है? न्यू क्या बताता है यहाँ पे? तो न्यू फ्रीक्वेंसी तो बताता है, वो तो सब ऑप्शन में है, ठीक है। ये नहीं कि यार हमें तो पता है न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, किसकी? एक्स रेज की, ठीक है। तो मॉजले ने जो है 1913 साल 1913 में जब उन्होंने वी वही न्यू मतलब ये फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का जब ग्राफ प्लॉट किया था, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आया था, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का नहीं, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर का। तो क्या बोल रहा हूँ मैं? फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के स्क्वायर का, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, इसमें अंडर रूट लगाया, तो ये इसका अंडर रूट हो गया और ये, ठीक है। तो ये जो है आपस में क्या आए थे? ये आए थे आपके एक सिंगल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और मॉजले जी ने ही जो है हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो उन्होंने दी थी। और इन्होंने ही बताया था कि जो केमिकल एलिमेंट जो कोई केमिकल एलिमेंट होता है, किसी केमिकल एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। केमिकल एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि उसके एटॉमिक मास पे। बिकॉज अभी तक जितने लोगों ने भी अपनी अपनी थ्योरी दी थी, चाहे डॉबर नायर ने अपना लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था, त्रियक का सिद्धांत, चाहे न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था, यानी कि अष्टांग का सिद्धांत, अष्टक सिद्धांत, चाहे मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी, या फिर लोथर मेयर ने जो ग्राफ प्लॉट किया था, किसके बीच में जरा बताइए? एटॉमिक मास और वॉल्यूम, ठीक है, एटॉमिक वेट और वॉल्यूम के बीच ग्राफ प्लॉट किया था। इन सब लोगों का मानना था कि जो प्रॉपर्टी होती है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक नंबर पे, क्योंकि तब तक रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं था और ये एटॉमिक नंबर का ऐसा ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ नहीं था। डॉबर नायर की अगर बात करेंगे तो 1827 में इन्होंने दिया था, इन्होंने 1865 में दिया था अपना, इन्होंने 1869 में दिया था और इन्होंने भी 1869 में दिया था, और मॉजले ने 1913 में। Which of the following materials is not used to prepare what? To prepare the baking soda, ठीक है। तो बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर हम किसका यूज़ नहीं करते हैं? तो बेकिंग सोडा के प्रिपरेशन के लिए कौन सी रिएक्शन होती है, ये अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप बैठ के घुइयाँ छीलेंगे वहाँ पे। तो अगर आपको नहीं छीलनी है घुइयाँ तो इस रिएक्शन को ज़रा देख लीजिए ध्यान से। तो हम नमक ले लेते हैं, जैसे ठीक है, थोड़ा नमक ले लिया अपने घर से, थोड़ा पानी डाला उसमें, थोड़ी फूंक मारी CO2 की और थोड़ा अमोनिया डाल दिया इसमें, बस बन गया क्या? बेकिंग सोडा, ठीक। और बेकिंग सोडा के जरा यूज़ बता दो कहाँ पे, और अमोनियम क्लोराइड एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर H2O का यूज़ करें, NaCl का यूज़ करें, NH3 का, Na2CO3 का यूज़ नहीं करेंगे बेकिंग सोडा बनाने के लिए। बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसको हम पेट की एसिडिटी भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड के तौर पे। इसको हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे यूज़ करते हैं। जब हम इसको H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स कर देते हैं तो CO2 निकलती है।
क्या निकलती है? CO2, जिससे कि आग बुझ जाती है। तो इसको एंटासिड, सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है? जब बेकिंग सोडा को किसी माइल्ड एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड में मिला देंगे तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। टार्टरिक एसिड किस का सोर्स बता दीजिए आप जल्दी से। विच प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज इनवर्सली, और हाँ जिन लोगों को नहीं पता है ये डिक्रीजिंग टफनेस लेवल पे क्वेश्चन हैं, यानी कि शुरू के क्वेश्चन ज़्यादा टफ थे, अब धीरे 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 आसान होते जाएंगे। ठीक है, ये टफनेस मेरे बेसिस पे नहीं है, जो स्टूडेंट्स ने MTS में बच्चों ने मतलब जिन्होंने भी एग्ज़ाम में बैठे हैं उनमें से कितने स्टूडेंट ने क्वेश्चन को गलत किया है। तो पहले के जो क्वेश्चन थे ज़्यादा बच्चों ने गलत किए हैं, अब धीरे धीरे सही कर किए हैं बच्चों ने। तो ये पूरी ई बुक में अवेलेबल है। ऐसी ई बुक मैंने आपसे पूछा है, अगर आपको रेलवे LP की जिसकी आंसर की आई है अभी कल ही, तो उसकी अगर चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, तो उसकी भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, क्लियर? टैमरिन में होता है, यस। टोमेटो में कहाँ होता है? जो है राजपूत है। टमाटर, बस ड्रग लिख दो, टमाटर है। टोमेटो में अगर टैमरिन वो होता है तो फिर टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है? घुइयाँ में है। विच प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली रिलेटेड टू दी आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी हमें पता है कि ऊपर से नीचे यानी कि टॉप से डाउन या फिर बॉटम जाने में आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो घटती है, लेफ्ट से राइट में बढ़ती है। कोई भी चीज़ जो ऊपर से नीचे में घटेगी वो लेफ्ट से राइट में बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा। आयनाइजेशन एनर्जी ले लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ले लो, ये सब ठीक है। आपका मेटालिक करेक्टर ले लो, नॉन मेटालिक करेक्टर ले लो, ये सब ऊपर से नीचे में घटते हैं और लेफ्ट से राइट में बढ़ते हैं। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक मास के इन्वर्सली रिलेटेड होगी, समझ रहे आप? सॉरी, एक सेकेंड। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो एकदम डायरेक्ट रिलेशन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपका जैसे होना चाहिए वैसे ही है ना, जैसे वो बादशाह का गाना था, जहाँ से होना चाहिए वहीं से तू है थिक, तो वैसा टाइप तो जो होना चाहिए वो है इसमें। एटॉमिक रेडियस इसका सही आंसर होगा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाती हैं, इसलिए। एटॉमिक मास तो ऐसे भी बढ़ता है ना, लेफ्ट से राइट में, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे में घटती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, और वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाती हैं। पहली शेल को क्या बोलते हैं? K, दूसरी शेल को L, M, N, O, इस तरह से। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस बेसिस पे भरे जाते हैं? बोरबरी मॉडल पे भरे जाते हैं। बोरबरी मॉडल के अकॉर्डिंग किसी शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं दैट इज 2n²। अच्छा, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस एलिमेंट की सबसे ज़्यादा होती है, ये आपको बताना है कमेंट में। अगला क्वेश्चन है हमारा, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेथनॉल इज CH3OH, दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज। तो ये किस टाइप का आपका रिप्रेजेंटेशन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। बोरबरी मॉडल सही है। बाहर हूँ, अभी घूमने आया हूँ। अच्छा सर, थोड़ा डांट दीजिए ताकि मन लगे पढ़ाई में। अच्छा बेटा, बस नहीं चलता, नहीं तो तुमको पता है तेल डंडे में भिगा के और जो सुताई करें फिर, मतलब मोटिवेशन के लिए तुम्हारी। लेकिन खैर, CH3OH, ठीक है, ये कैसा है? ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये नहीं है आपका, कंडेंस्ड है ये। कैसे? कंप्लीट तब होता है जब इस तरह से होता है। ठीक है, कंडेंस। बॉन्ड लाइन और वेज एंड डैश क्या होता है? बॉन्ड लाइन में जैसे वेज एंड डैश, ठीक है, वेज एंड डैश की अगर बात करेंगे तो ऐसा होता कि जैसे वेज एंड डैश आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे करके, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है आपका, जैसे मान लो यहाँ पर मैं OH लगा दूँ तो ये हो जाएगा CH3, ठीक है, CH2OH, ये क्या हो जाएगा? ये इथेनॉल है। ये क्या है? मेथनॉल है। और मेथनॉल को और किस नाम से जानते हैं? मेथनॉल को ध्यान रखना वुड स्पिरिट के नाम से जानते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन वैल्यू ऑफ ऑयल एंड फैट इंडिकेट। ऑयल और फैट की जो आयोडीन वैल्यू वो क्या इंडिकेट करती है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, सैचुरेशन, आयोडीन एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, और या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताती है कितना डिग्री का अनसैचुरेशन है उसमें, ये ऑयल एंड फैट में। ठीक है, द ब्लैक कोटिंग फॉर्म्ड ऑन सिल्वर ज्वेलरी, मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने कर रखा है कि भाई सिल्वर सल्फाइड की इसमें ब्लैक कोटिंग चढ़ती है, Ag2S की।
जैसे कि हम पढ़ते हैं कि आयरन में कोरोजन होता है, कॉपर में कोरोजन होता है। आयरन के कोरोजन को रस्टिंग बोलते हैं, और कोरोजन जो होता है वो किस तरह की रिएक्शन होती है? कोरोजन इज़ व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? जैसे कि हमारी रैंसिडिटी भी होती है, ठीक है, रैंसिडिटी भी हमारी इसी तरह की रिएक्शन होती है। तो आयरन की अगर बात करेंगे तो इसमें आयरन ऑक्साइड की रेडिश ब्राउन, है ना, तो रेडिश ब्राउन जो लेयर है वो चढ़ जाती है इसमें। कॉपर की अगर बात करेंगे तो कॉपर कार्बोनेट की इसमें ग्रीनिश लेयर चढ़ती है इसमें, ठीक है। इसमें आयरन ऑक्साइड की रेडिश ब्राउन और रस्टिंग होती है, इसे रस्टिंग बोलते हैं। और कॉपर में कॉपर कार्बोनेट की। रैंसिडिटी और कोरोजन दोनों ही हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड? मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें कि दोनों जितने भी एलिमेंट है, दो या दो से ज़्यादा, वो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स होते हैं। तो नॉन मेटल्स इसमें कौन से? कैल्शियम इज़ अ मेटल, सोडियम इज़ अ मेटल, मैग्नीशियम इज़ अ मेटल। तो इन तीनों में किस तरह का बॉन्ड बनेगा, जरा कमेंट में ये बता दो। ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है, इसीलिए ऐसे कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड जो होता है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कम्पेयर टू दी कोवेलेंट बॉन्ड। स्ट्रॉन्गर क्यों होता है? क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ना बन के ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो कि CO2 के केस में है, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पर, और कोवेलेंट कंपाउंड है ये। यहाँ पर जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है जो हमारा बॉन्ड होता है। तो कमेंट में बताइए कि आयनिक कंपाउंड या फिर कोवेलेंट कंपाउंड, किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? कौन सा यहाँ पर सही है, ये आपसे पूछा है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन सा सही है। केमिस्ट्री निखिल जी, इसके बाद केमिस्ट्री ही लगी हुई है बैच में, है ना। ALP आंसर की PDF प्लीज़। ओके, चलो मैं एक बार मैसेज कर देता हूँ। चलो ठीक। तो क्लोरीन हैज़ दी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाइल फ्लोरीन हैज़ दी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो ध्यान रखना है यहाँ पे कि क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है और फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। पहला वाला ही आपका सही है, ठीक है। अब इसके मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर साइज़ का लेना देना होता है। बस समझ लो कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे में घटते हैं, लेफ्ट से राइट में बढ़ते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ क्या होता है कि ठीक है, ऊपर से नीचे में तो घटती है, तो फ्लोरीन तो ऊपर आता है क्लोरीन से, तो कायदे से तो फ्लोरीन की हाईएस्ट होनी चाहिए थी, क्लोरीन से भी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर साइज़ का एक रोल आ जाता है, जिसकी वजह से क्लोरीन की हाईएस्ट हो जाती है। जब हम लोग केमिस्ट्री बैच में अगर किया होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो हम लोग अभी करेंगे डिटेल में, ठीक है। विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल शो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन? तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कौन दिखाएंगे? जिनमें कि परमानेंट डाइपोल होगा, मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग परमानेंट डाइपोल, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंड दैट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच कार्बन कैन फॉर्म अ कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज। तो कार्बन कार्बन जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उसकी लंबी चेन बनती चली जाती है, इसको हम एलोट्रोपी नहीं बोलते हैं। एलोट्रोपी तो होता है अपरूप, यानी कि जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स बताइए कार्बन की, डिफरेंट फॉर्म्स कार्बन के एलोट्रोप्स, ठीक है। कार्बन की कोवेलेंसी नहीं, कार्बन की कैटिनेशन, ठीक है। टेट्रावेलेंसी तो होती है, कार्बन में 4 वैलेंसी होती है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, जहाँ कार्बन कार्बन की लंबी चेन्स बनती हैं, तो इसको हम कैटिनेशन की प्रॉपर्टी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं हमारी, जैसे ग्रेफाइट हो गई, ठीक है, डायमंड हो गया, एंड बकमिस्टर फुलरीन हो गई, ठीक है, बकमिस्टर फुलरीन हो गई। ग्रेफाइट की जब हम बात करते हैं तो ये एक स्लिपरी कंपाउंड होता है। स्लिपरी के मतलब फिसलन होती है इसमें, और ये गुड कंडक्टर होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें एक कार्बन एटम सिर्फ 3 कार्बन एटम से ही एंगेज्ड होता है, एक फ्री होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। वहीं डायमंड में एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से एंगेज्ड होता है, और ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन है, एंड इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं बकमिस्टर फुलरीन की अगर बात करें तो इसमें 60 कार्बन के एटम फुटबॉल शेप में अरेंज्ड होते हैं, तो ये फुटबॉल शेप में होता है आपका बकमिस्टर फुलरीन। द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 59 लाइज इन विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो भैया जो एटॉमिक नंबर 59 है वो किस ब्लॉक में आएगा? SPDF किस में आएगा?
तो ये आएगा आपके एस ब्लॉक में। तो आने से रहा, शुरू के जो हमारे दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड 2, वो आपका बना हुआ है एस ब्लॉक से। तो ये तो होगा नहीं, आंसर यहाँ पर एफ ब्लॉक होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाई फॉक्स लाइफ साइंसेज। तो ये जो पहले दो ग्रुप्स हैं ये आपका एस ब्लॉक है। ठीक है, ये आपके ग्रुप नंबर 13 से 18 तक पी ब्लॉक है। क्यों पी ब्लॉक बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन घुसता है, एंटर करता है, वो पी ऑर्बिटल में घुसता है, इसलिए यहाँ एस ऑर्बिटल में घुसता है, इसलिए। ये है हमारा डी ब्लॉक 3 से लेके 12 तक, जिसको कि हम ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर हमें पता है कि जब हम 6th पीरियड और 7th पीरियड में आते हैं तो बेरियम के बाद जो अगला एलिमेंट मिलता है लैंथेनियम मिलता है, और लैंथेनियम के आगे, लैंथेनियम और उसके आगे आने वाले और 14 एलिमेंट, यानी टोटल कुल मिला के 15। ऐसे ही 7th पीरियड और थर्ड ग्रुप में एक्टिनाइड मिलता है, 89th एलिमेंट, उसके आगे आने वाले 14, यानी टोटल मिला के 15। ये 15 और ये 15, यानी टोटल 30 एलिमेंट को हम अलग से एक ब्लॉक बना के रखते हैं, एफ ब्लॉक, जिनको कि इनर ट्रांजिशन मेटल के नाम से जाना जाता है। अब बात हो रही थी एटॉमिक नंबर 59 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 59, ये आपका प्रेसिडोनियम करके आपका एक एलिमेंट है, तो ये एफ ब्लॉक में आएगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर हमें कुछ याद रखने होते हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जैसे सी बॉजियम जिसका एटॉमिक नंबर 106 है, मेंडेलिवियम जिसका एटॉमिक नंबर 101 है, और 104 आपका जिसमें रदरफोर्डियम है। ठीक है, तो रदरफोर्डियम आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये रदरफोर्डियम है, ये ध्यान रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर फॉर एसिड एंड बेस, और जिनका आगे पेपर है थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जैसे कि ये हमारी इनर्ट गैसेज होती हैं, ग्रुप नंबर 8A या फिर ग्रुप नंबर 18, हेमा, नेहा और करीना जीती रहना करके याद रखते हैं। ये अपने पीरियड के आखिरी एलिमेंट होते हैं, जैसे पहले पीरियड का आखिरी एलिमेंट हीलियम है, दूसरे का नियॉन है, तीसरे का ऑर्गन है। तो हेमा, नेहा और करीना जीती रहना इस ऑर्डर में याद रखोगे तो वो याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, अब हीलियम की डिस्कवरी किसने करी थी? पीर जैनसन, याद रखना है नाम। ठीक है, पीर जैनसन, और दूसरा मैंने क्या नाम बताया था आपको बताएंगे जल्दी से। और बाकी में एक नाम याद रखेंगे कॉमन, और वो है विलियम रैमसे। कौन सा नाम याद रखेंगे? विलियम रैमसे, हीलियम को छोड़ के। हीलियम में तो पीर जैनसन का नाम याद रखेंगे, यहाँ पर याद रखेंगे विलियम रैमसे का। हीलियम को बलून में भरते हैं, नियॉन को लाइटिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रिप्टॉन निकलता है जब हम 92U235 यानी यूरेनियम का क्या करवाते हैं, फिजन करवाते हैं, तब क्रिप्टॉन निकलता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर फॉर एसिड एंड बेस। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या है आपका? करी ट्री है, चाइना रोज़ है, फिर फंगस है, या फिर नॉर्मल लॉकियर। यस, सही है, RF प्रगति सबका सही है। नॉर्मल लॉकियर, विलियम रैमसे एंड रैलेनुष्का सिंह। यस, तेज हो मतलब आप लोग काफ़ी, है ना। चलो, तो एसिड एंड बेस का यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर, तो यार ये तो होता नहीं, इन दोनों का जो मिलन होता है, जो बनता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से, लाइचेन या फिर लाइकेन, तो ये तो भाई नेचुरल इंडिकेटर होता है। लेकिन फंगाई और एल्गे अपने आप में नहीं होते हैं। चाइना रोज़ जो कुछ और नहीं बल्कि गुड़हल होता है, हिबिस्कस होता है, ये काइंड ऑफ नेचुरल इंडिकेटर एक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर में और क्या बता सकते हैं हम, जैसे कढ़ी जो क्या बोलते हैं, टर्मरिक होता है, टर्मरिक है ना, टर्मरिक, हल्दी के अगर दाग लग जाएं कपड़े में तो देखा होगा आपने, है ना, साबुन मारो तो रेडिश ब्राउन हो जाता है, फिर पानी उससे धो दो तो फिर से अपना येलो कलर में आ जाता है। तो वो भी नेचुरल ही तो है, टर्मरिक नेचुरली तो ऑब्टेन होता है, तो वो भी आपका नेचुरल इंडिकेटर होगा। व्हाट इज़, और जरा बताओ, क्लोव जो होता है लौंग, वो किस तरह का इंडिकेटर होता है क्लोव? और मिथाइल ऑरेंज किस तरह का इंडिकेटर होता है, नेचुरल होता है कि आर्टिफिशियल होता है? व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अभी रिएक्शन थोड़ी देर पहले की थी, नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया डाल के क्या बना रहे थे, बेकिंग सोडा बना रहे थे। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, जिसको कि हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ट ये बोलते हैं। इसको ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, इसको ऑक्सीडेशन में यूज़ किया जाता है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है, और एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी वाटर के प्योरीफिकेशन वगैरह में भी यूज़ करते हैं, बिकॉज उसमें जो क्लोरीन है उसकी वजह से। जिप्सम की अगर बात कर लें तो जिप्सम का जो फार्मूला होता है वो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। इसको अगर हम 373 केल्विन में हीट कर देंगे तो कमेंट में आप बताएंगे कि कितना, मतलब क्या मिल जाएगा हमको। क्लोव जो होता है वो एक तरह का ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। किस तरह का इंडिकेटर होता है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। ठीक, 373 केल्विन पे जब इसको हीट करेंगे तो मिलेगा हमें कैल्शियम सल्फेट
डॉट हाफ H2O, जो क्या हो जाता है, जो हमारा POP दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट Na2OCO3, और इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। अच्छा, ब्लू विट्रियल क्या होता है, मैं बता नहीं रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। वाइट विट्रियल होता है जिंक सल्फेट ZnSO4 डॉट 7H2O। ग्रीन विट्रियल होता है आयरन सल्फेट यानी FeSO4 डॉट 7H2O, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द स्पेस फिलिंग मॉडल एम्फेसाइजेज द रिलेटिव साइज ऑफ ईच एटम बेस्ड ऑन। तो जो स्पेस फिलिंग मॉडल होता है वो किस चीज़ पे एम्फेसाइज करता है, कोवलेंट रेडियस पे, आयनिक रेडियस पे, फिक्स्ड रेडियस ऑफ ऑल एटम्स, या फिर वॉन्डर वॉल रेडियस पे। तो ये वॉन्डर वॉल रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है, स्पेस फिलिंग मॉडल ऑन वॉन्डर वॉल रेडियस। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सही है, IUPAC नेम लिख के इन्होंने दिया है 7-हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल हेप्टेन 2-ओन। अब हेप्टेन 2-ओन है, हेप्ट का मतलब हो गया कि 7 हैं, 7 हैं, तो 1 2 3 4 मतलब 2 में लगा होगा कीटोन ग्रुप, 2 में कीटो ग्रुप लगा होगा, 2 में कीटो ग्रुप लगा होगा, ठीक है, 2 में तो कीटो ग्रुप लगा है, और 5 में मिथाइल ग्रुप लगा है, 5 में मिथाइल ग्रुप लगा है। यहाँ अगर यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो 2 में कीटो ग्रुप है तो 3 में मिथाइल लगा हुआ है, ये तो होने से रहा। 1 2 3 4 में मिथाइल लगा हुआ है, होने से रहा। 1 2 3 4 5 में लगा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 में लगा हुआ है, होने से रहा। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। आप देखो ना 5 में मिथाइल कहाँ लगा हुआ है, ये इसी को बोलते हैं वेज एंड डैश स्ट्रक्चर। 28 इन द पीरियोडिक टेबल व्हाट इज द ट्रेंड फॉर एटॉमिक रेडियस एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। तो आप लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस घटती है, डिक्रीज होती है, ऊपर से नीचे अभी बताया था बढ़ती है। जो चीज़ ऊपर से नीचे बढ़ेगी वो लेफ्ट से राइट में घटेगी। In which year did John Dalton present his atomic theory, the second part of which states that all atoms of a particular element are equal? All atoms of particular element are equal, ठीक है। तो ये कब propound करी थी, 1808 में करी थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं, जॉन डॉल्टन ने ही लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी दिया था, है ना। इन्होंने लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर दिया था कि मान लो कि ये कोई गैस है, ठीक है, वो कितना प्रेशर लगाएगी मान लो किसी कंटेनर में, तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेज हैं वो जितना लगा रही होंगी उसका टोटल सम जो है वो जॉन डॉल्टन जी ने बताया था, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलार्मिंग इफेक्ट ऑफ थर्मल पोल्यूशन इन वाटर बॉडीज। क्या चीज़ हमें बताती है कि भाई थर्मल पोल्यूशन बढ़ रहा है अभी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो हमारे जीव जंतु रह रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन बचेगी नहीं, तो पानी की जो BOD है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वो बढ़ जाएगी। और जैसे BOD बढ़ेगी उसका मतलब ये है कि पानी का स्तर जो है वो ख़राब हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, उसमें हाइपॉक्सिक कंडीशंस डेवलप हो रही हैं। हाइपॉक्सिया का मतलब होता है पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम होना। अब पानी में ऑक्सीजन कम है, वो बेचारे बोल रहे हैं और दो ऑक्सीजन दो, तो यानी डिमांड बढ़ गई ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि कम है, जो चीज़ कम है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इकोनॉमिक्स में भी यही पढ़ते हैं हम लोग। होता क्या है कि ये काइंड ऑफ विसियस इफेक्ट होता है ये। कैसे, अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी, बेचारे जो जीव जंतु रह रहे मछलियाँ वगैरह वो मरना स्टार्ट कर जाएंगी, ऑक्सीजन है नहीं ना। जब मरेंगी तो क्या होगा, बैक्टीरिया आएगा उसको खाने के लिए, बैक्टीरिया जब खाएगा तो बैक्टीरिया और पनपेगा, बैक्टीरिया उस ऑक्सीजन को यूज़ करने लगेगा, तो बेचारे और मछली मरेंगी और BOD बढ़ेगा। तो ये विसियस साइकिल होता है। एक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में एक टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम E से शुरू होता है, वो जब फिनोमिना होता है ना तो ये BOD बढ़ने लगता है पानी का। जरा बताओ तो वो क्या होता है। एट 10 × 10⁴ पास्कल प्रेशर एंड 300 केल्विन टेम्परेचर the volume of 0.09 mole CO2 gas is this. What will be the volume of the gas if the pressure is this? कल भी ये सवाल करवाए थे, बॉयल्स लॉ। क्या, P1 V1 is equals to P2 V2। अब P1 की वैल्यू है कितनी, 10 × 10⁴ का मतलब है 10⁵, और V1 कितना है 22.4 × 10⁻³ P2 दिया है 2 × 10⁴ और V2 पूछा है। अब देखो ये कितना आसानी से ये करके दिए थे, 10 × 10⁴, वैसे ही लिख लेते हैं
सो दैट आपको समझाने में भी आसानी हो कि भाई ये 10⁴ है तो 10⁴ 10⁴ से कट गया, और जब कट गया तो क्या होगा, 5, 5 चौको 20, 5 दूनी 10 दोबारा, 5 दूनी 10 और 11, ठीक। तो 112 इंटू 10⁻³ ख़त्म सवाल। कल सब पढ़ाए थे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जो 1787 में दिया गया था कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, और गेल-लुसाक लॉ बोलता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है, सभी को बातें पल्ले पड़ रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि सर आप तो कर रहे हैं, मज़े आ रहे हैं बस देखने में, समझ तो आ नहीं रहा है, बस मज़े आ रहे हैं पूरे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन, कैसा परिवर्तन होता है, जो रिवर्सिबल होता है, इसमें कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है। केमिकल चेंज में क्या होता है, वो इरिवर्सिबल होता है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, और जो केमिकल चेंज होता है वो आपका उसमें नया कंपाउंड बनता है। तो कोल जो है वो कोल ऐश में, क्या ये राख से फिर से तुम कोयला बना लोगे, नहीं बना पाओगे, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। स्वीट ड्रिंक बना रहे हो शुगर को मिक्स करके वाटर में, बिल्कुल फिजिकल है, फिर से आप जो है उससे शुगर वो कर सकते हैं, आप यहाँ पे इवेपोरेशन करेंगे तो वो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बी वाला होगा ओनली बी, एक ही ऑप्शन है, खत्म। आगे बढ़ेंगे। वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स यूजिंग अ सोल्यूशन ऑफ लाइम एंड वाटर। अब वाइट वॉशिंग में क्या होता है, जब आप यहाँ पर लाइम यूज़ करोगे, जैसे COH का होल ट्वाइस है, हाँ मतलब कैसे बनाया होगा भाई आपने, ये लाइम क्या होता है, तो क्विक लाइम होता है CaO, और वाटर तुमने डाला होगा उसमें, तो ये बना होगा ना COH का होल ट्वाइस। तो जब इसकी तुम पुताई करोगे तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं कि दिस गैस, ये क्या है, ये लाइम वाटर है, ये लाइम वाटर है। तो CO2 हैज़ टर्न्ड दिस लाइम वाटर मिल्की, क्योंकि मिल्की कलर का होता है, ये दूधिया कलर का। इसको लाइमस्टोन बोलते हैं, इसको चॉक बोलते हैं, इसको मार्बल बोलते हैं, डिफरेंट नाम से जाना जाता है इसको। लेमन और सॉल्ट को इन सबको मिला के लेमनेड बना दोगे तो फिर दोबारा रिवर्स नहीं कर पाओगे इसको। द कंडीशन व्हेन द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में कम होने लगती, तो उसको अभी बताया था हिपॉक्सिया बोलते हैं। एनॉक्सिया का मतलब होता है जब हमारी बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में हर एक सेल्स में जो है कमी होने लगती है ऑक्सीजन की, उसको अनॉक्सिया बोलते हैं। जैसे कि मतलब हम माउंटेनियस इलाकों में जाते हैं ऊपर वगैरह, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, एटमॉस्फेयर थिन होता है, तो वहाँ पर अनॉक्सिया की जैसी कंडीशंस जनरेट होने लगती हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेसेस यूज्ड फॉर वाटर प्योरिफिकेशन इन वाटर वर्क्स। तो प्रॉपर आपको प्रोसेस बताना है कि किस प्रोसेस से गुजरेंगे ये। तो पहले तो सॉलिड इम्प्योरिटी सेडिमेंटेशन होगा, सेडिमेंट करके मेन रख के, जिसको बोलते हैं नहीं पानी थिरा गया, ठीक है, तो जो सॉलिड इम्प्योरिटी है वो नीचे चली जाएंगी। तो 4 से शुरू होगा ये, और ये तो होने से रहा, इसके बाद 3 पक्का ही होगा, देख लो, सस्पेंडेड इम्प्योरिटी सेडिमेंटेशन होगा। इसके बाद फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करने के बाद आखिरी स्टेप होगा कि क्लोरीन डालेंगे, और उसमें जो खुद ही सोचो यार, क्लोरीनेशन से क्या होता है, जो बहुत छोटे छोटे जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो मर जाते हैं। अभी तो हम मोटा मोटा छान रहे हैं, फिर छोटा छोटा छानना है, और फिर छन्नी से छानना है, और फिर क्लोरीनेशन करे दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4th आंसर हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेज विद वेरिएबल फिनोलिक स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स इज कॉल्ड एज। द नेचुरल सब्सटेंसेज विद वेरिएबल फिनोलिक स्ट्रक्चर्स, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फ्लेवोनॉइड्स। ऑप्शन नंबर 4th। पेक्टिन क्या होता है, जो अलगे होता है, अलगे, अलगे सुना है, अलगे, अलगे, ठीक है, एल्गे। तो एल्गे का जो सेल वॉल बना होता है, 2 सेल वॉल टाइप होता है इसमें। बाहर का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, और जो अंदर का जो सेल वॉल होता है वो पेक्टिन का बना होता है। किसका, पेक्टिन, पेप्टिन नहीं, पेप्टिन से किसका सेल वॉल बना होता है ये आप बताएंगे कमेंट में। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव जो दिया गया था 1875 में, एवरी 8th एलिमेंट है सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट एलिमेंट। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये किस पे बेस्ड था, म्यूजिकल नोट पे। सा रे गामा पादानी, फिर से सा आ रहा है, ठीक है, म्यूजिकल नोट्स पे ये बेस्ड था आपका। तो इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ नाइट्रोजन। क्या पूछा था, ठीक है, पेप्टिन की बनी होती है बैक्टीरिया की, और इसकी बैक्टीरिया की सेल कैसी होती है,
प्रोबायोटिक बोल रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक इन नेचर होती है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक इन नेचर होती है। प्रोबायोटिक क्या होते हैं? दही में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोबायोटिक्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल होती है बैक्टीरिया की, और इसकी जो आउटर जो कवरिंग होती है वो स्लाइम लेयर होती है, जो किसकी बनी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स की। कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जो दोनों में कॉमन होता है? कल हम लोग बायो के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर? एक सेकेंड, कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो सिमिलर किसकी होंगी? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की फॉस्फोरस, मैंगनीज, एसिटाइन, इनसे सिमिलर होंगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर होगा, फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस। लास्ट एलिमेंट, टोटल ध्यान रखना इनकी इसमें जो इन्होंने केमिकल पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें टोटल 56 एलिमेंट्स थे, 56। उसमें लास्ट कौन था? लास्ट था जो मोनाजाइट सैंड में मिलता है, थोरियम। मोनाजाइट सैंड कहाँ मिलती है? कोस्टल एरियाज ऑफ केरला एंड कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु में मेनली, ठीक है। ऑर्थो सल्फोबेंजीमाइड इज वन ऑफ द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। इट इज ऑल्सो नोन एज सुक्रालोज, एस्पर्टेम, सैकरिन या फिर एलिटेम। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं सैकरिन, ठीक है। शक्कर का रिप्लेसमेंट होता है सक्करीन। आइडेंटिफाई द सिंथेटिक इंडिकेटर फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस। टर्मरिक, कैबेज जूस, लिटमस सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज आपका सिंथेटिक होता है, आर्टिफिशियल होता है, जिस तरह से क्या चीज़ भाई यार, ये आंसर कर लो। हाँ, इधर उधर क्या बातें चलती रहती हैं। खैर, तो आंसर क्या होगा? मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज इसका सही आंसर होगा। इसी तरह फिनोप्थिलीन भी होता है हमारा, वो भी आपका आर्टिफिशियल होता है। अब ये नेचुरल, टर्मरिक तो नेचुरल अभी थोड़ी देर पहले होता था, कैबेज भी नेचुरल होगा। लिटमस सोल्यूशन क्यों होता है? लिटमस सर लाइचन से बनता है। लिटमस जो होता है वो लाइचन से बनता है। ये एक तरह की पर्पल डाई होती है, तभी तो पर्पल कलर से लिख रहे हैं, पर्पल डाई होती है ये। जो हमें पता है कि एसिड में क्या होता है इसका? एसिड में हो जाता है ब्लू टू रेड, और बेस में क्या होता है? बेस में होता है रेड टू ब्लू। फिनोप्थिलीन, सॉरी, मिथाइल ऑरेंज की अगर बात करेंगे तो एसिड में क्या होता है? एसिड में इट शोज़ अ रेड कलर, और बेस में क्या होता है? बेस में इट शोज़ येलो कलर। ये लो, नहीं ले लो। 39, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटेन, हेक्सेन रेस्पेक्टिवली। तो ब्यूटेन, हेक्सेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं? अब ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? ब्यूट का मतलब 4, एन है तो मतलब CnH2n + 2 NeCO4H10। अब खुद सोचो, C4 तो पहले तो ऐसे बना दो, और हाइड्रोजन कितने हैं? 10 हैं, और हर कार्बन में क्या होगा? टेट्रा वैलेंसी को फुलफ़िल करना होगा, यानी 4 वैलेंसी फुलफ़िल करनी होगी। तो उसके लिए कुछ इस तरह से बनाए जाएंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड यही हो जाएंगे हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया, ख़त्म। इसकी गिनने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी का हम ऑर्डर पढ़ते हैं कैसे? हम कैटरीना ने कार मांगी, इस तरह से पढ़ते हैं ना, याद है आपको? कैटरीना ने कार मांगी, कौन सी मांगी थी? ऑल्टो, ज़ेन, फरारी। और फिर भी क्या मिली? फिर भी क्या मिली मरकरी मिली। फिर भी क्या? कॉपर। एक सेकंड रुक जाओ। फिर भी क्या मिली? सिल्वर ऑडी, ठीक है। तो ये मिली है। तो हमें पता है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, कम होती जाएगी रिएक्टिविटी। ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, नीचे वाले कम रिएक्टिव होंगे। ये तो इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि ये कोल्ड वाटर से भी, ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाते हैं, कोल्ड वाटर से। और इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि कोल्ड वाटर डालने पे ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। एक्जोथर्मिक का मतलब होता है जिससे कि हीट निकलती है बहुत ज़्यादा। ये जो होते हैं ये आपके हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, हॉट वाटर से। और ये भाई जो होते हैं ये हमारे स्टीम से रिएक्ट करते हैं, और बाकी के तो भैया ऐसे जल्दी फल्दी रिएक्ट करते हैं नहीं। तो इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इससे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसी की हो नहीं सकती है, ठीक है। तो अभी देखना ये है कि गोल्ड, कॉपर, मैग्नीशियम है ना। तो गोल्ड तो सबसे नीचे आएगा, यानी कि गोल्ड तो सबसे पहले ही आएगा। इसमें भी है, इसमें भी है।
कॉपर मैग्नीशियम में देखना है, ठीक है, कॉपर और मैग्नीशियम है। कॉपर ये रहा, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम बाद में होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट? 41। विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन यू कंबाइन विनेगर एंड बेकिंग सोडा इन अ बलून कॉजिंग इट टू इन्फ्लेट? क्या कर रहे हो? बेकिंग सोडा में एसिड मिला रहे हो। बेकिंग सोडा में जब जब तुम एसिड मिलाओगे तब तक क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, जल्दी से आप बताएंगे। विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर? एंड विनेगर इज व्हाट? विनेगर इज 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड। बाकी क्या होता है? वाटर होता है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे 42, और इसको हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। प्रिजर्वेटिव के तौर पे जैसे हम सोडियम बेंजोएट का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि जो हमारी टोमेटो सॉस वगैरह की बॉटल होते हैं वहाँ सोडियम बेंजोएट यूज़ किया जाता है। निंजा, ICSC फॉर यू, श्रद्धा, दीपांशी, निमिषा, प्रगति, ठीक है, चलो, प्रतीक्षा, धीरेन्द्र, विभू। When a large amount of carbon dioxide dissolves in water body, the water becomes acidic. क्यों? अभी थोड़ी देर पहले देखा था हम लोगों ने एसिडिफिकेशन, ओशन एसिडिफिकेशन, और उन्होंने बताया था हमने आपको कि कार्बोनिक एसिड बन जाता है विच इज़ H2CO3। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा गलत है? बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है। बोथ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन आर बल्क फिनोमिना, ठीक है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब बल्क और सरफेस फिनोमिना क्या होते हैं? तो बल्क फिनोमिना का मतलब होता है एक ऐसा फिनोमिना जो पूरे पार्ट में हो, लिक्विड के पूरे पार्ट में हो रहा है एक साथ। सरफेस फिनोमिना में क्या होता है? सरफेस में हो रहा है, एक पर्टिकुलर लेयर में हो रहा है, सरफेस में, पूरे में एक साथ नहीं हो रहा है, ठीक है। इनकरेक्ट बताना है। पानी को उबालते हो एक साथ तो पूरा पानी गर्म हो नहीं जाता है। सर्दियों का टाइम चल रहा है, देखते होगे रॉड डालते होगे तो ऐसा है नहीं पूरा पानी एक साथ गर्म हो रहा है ना। ऊपर का पानी गर्म हो गया जहाँ रॉड लगी, नीचे का ठंडा है। नीचे से पता चला भगोनिया को नहीं रखते हो चूल्हे में, तो गैस चूल्हे में, तो नीचे गर्म हो गया, ऊपर का ठंडा ही है, या फिर है ना, वो ऊपर का गर्म है ठंडा, क्योंकि वो क्या होता है ना, नीचे का, जैसे नीचे का गर्म हो गया और गर्म जो पानी होता है ऊपर राइज करता है, गर्म हवा चाहे गर्म पानी, और वो नीचे वाला ठंडा वाला सिंक करता है, तो पूरा एक साथ तो होता नहीं है। इसी तरह कोई इवेपोरेशन भी होता है। तो बोथ इवेपोरेशन एंड बल्किंग आर सरफेस फिनोमिना। बल्क फिनोमिना दिया है इसलिए गलत है ये, ठीक। 44, हाउ डज सॉल्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड? सॉल्ट क्या करता है? सॉल्ट जो होता है, जैसे कि तुमने देखा होगा नमक वगैरह डाला जाता है, ये प्लाज्मोलिसिस कर देता है। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, जैसे ये बैक्टीरिया, बेचारे बैक्टीरिया की सेल है, ठीक। सॉल्ट है यानी लो कंसेंट्रेशन है वाटर का, या हाई कंसेंट्रेशन है वाटर का, हाई से लो में वाटर मूव करेगा, बेचारा सिकुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। पता है ना आपको? किस तरह का सोल्यूशन हो गया ये? हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया, जहां पे सेल क्या हो गई? श्रिंक कर गई। हाइपोटोनिक में सेल फूल जाती है, ठीक है। बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू ऑस्मोसिस, वही चीज़ है आपका, वही चीज़ है, ठीक है। सेल वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं इस चीज़ को। सस्पेंडेड सॉलिड्स इन वाटर कैन इंक्रीज द हेजीनेस ऑफ द वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेजरमेंट ऑफ हेजीनेस ऑफ वाटर। तो कौन जो है मेजरमेंट होता है हेजीनेस का? तो टर्बिडिटी होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मूला यूनिट्स एंड देयर मोलर मास। तो आपको यहाँ पर मोलर मास पता होने चाहिए और उसके बेसिस पे आपको निकालना है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, यानी 14 होता है, 16 होता है ऑक्सीजन का। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कौन सा गलत है। कर लेते हैं कैलकुलेट। हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, 16 होता है ऑक्सीजन का, 3 ऑक्सीजन 48 हो जाएगा, ठीक। तो 14 और एक 15 48 जोड़ोगे 63 आएगा, 63। पहला ही गलत हो गया, ठीक। बाकी तो सही हो गई। सोडियम का कितना होता है? सोडियम का 23 है ना, और इसका कितना होता है? 35.5 होता है क्लोरीन का, तो 58.5 आ जाएगा। और 35.5 कैसे होता है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक तो होता है 17Cl35 और एक होता है 17Cl37। दोनों किस रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं ये बताओ कमेंट में जल्दी से। एट वॉट टेम्परेचर डू सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स हैव द सेम वैल्यू? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा बताओ जल्दी से? -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका पहले कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं? 3:1 के रेशियो में
एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सबका सही है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस। अब कैसे होगा ये भी समझ लो, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला ये होता है कि फ़ारेनहाइट अगर आपको निकालना है डिग्री सेल्सियस से, तो आप 9/5 का मल्टीप्लाई करके 32 जोड़ दो, 32। अब डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, -40 रख देते हैं, यहाँ भी -40 आना चाहिए, इंटू 9/5 प्लस 32, 5×8 = 40, यानी 5×8 = 40, ठीक है, -72 और प्लस 32, तो माइनस का 40 आ जाएगा। 48 वाला करो। जे थॉमसन इज़ नोन फॉर डेवलपिंग विच मॉडल, गोल्ड फॉयल मॉडल? नहीं भाई। रदरफोर्ड ने क्या फिर गोइयाँ छीली थी? नहीं, इन्होंने ही तो गोल्ड फॉयल लिया था, और गोल्ड फॉयल को पतली सी फॉयल बनाया था, और वहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं उसकी बम्बॉर्डिंग करी थी। और इसे किस चीज़ की डिस्कवरी करी थी, जरा ये कमेंट बता दो। लेड बॉक्स रखा था, लेड बॉक्स में अल्फ़ा पार्टिकल था, जो कि क्या होते हैं, जो कि होते हैं डबली चार्ज्ड हीलियम एटम्स। और इसके जब बॉन्डिंग करवाई थी इन्होंने, तो किस चीज़ की डिस्कवरी करी थी, तो प्राइमरीली न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। और साथ ही साथ प्रोटॉन को भी इन्होंने नामकरण कर दिया था इसका। प्लम पुडिंग मॉडल सही आंसर होगा। प्लम पुडिंग मतलब खीर होती है, तो खीर में जिस तरह से वो ड्राई फ्रूट पड़े होते हैं, है ना, तो उसी तरह से इन्होंने बताया था जे थॉमसन ने कि इसी तरह ये एक एटम है, एटम इलेक्ट्रॉन इसी तरह से बिखरे हुए हैं, जो कि गलत प्रूव कर दिया था इन्होंने, रदरफोर्ड ने। इन्होंने बताया था कि जो एटम होता है, एटम का जो अंदर का भाग होता है वो एम्प्टी होता है, मेजर पार्ट एम्प्टी होता है, उसका पूरा मास उसके सेंटर में बैठा हुआ है, जो कि बहुत छोटी पोजीशन लेके बैठा हुआ है। ये इन्होंने जब ऐसे किया था कि जब इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल को यहाँ से भगाया, मतलब छोड़ा, तो सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे निकल गए, ज़्यादातर निकल गए। कुछ जो हैं जो एकदम किनारे से इसके निकल गए वो डिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो गए, और जो एकदम हिट किए वो रिबाउंड हो गए, वापस आ गए। तो बहुत ही कम रिबाउंड हुए, बहुत ही कम ही डिफ्लेक्ट हुए, ज़्यादातर निकल गए। तो उन्होंने बताया एटम के जो अंदर होता है वो एम्प्टी होता है, खाली होता है, मास उसके अंदर सेंटर में बैठते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस यानी केंद्रक बोलते हैं। डबल स्लिट मॉडल तो यार ये वो यंग्स जी ने किया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तुमने फिजिक्स में, है ना, क्लास 11th में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। और है ना, ईंट पर नाच करके इसको हम याद करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, थॉमसन ने। पर प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी रदरफोर्ड ने। पहले तो इसको गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, लेकिन बाद में अपने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने इसको प्रॉपरली डिस्कवर किया था। न्यूट्रॉन की अगर बात करेंगे तो जेम्स चैडविक ने इसकी डिस्कवरी करी थी। पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, जल्दी से बता दो। पॉइजन नहीं, पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, कार्ल एंडरसन ने। आपने ये सारे फैक्ट भूलना नहीं है। द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन टर्मरिक इज, तो टर्मरिक में कौन सा केमिकल कंपाउंड होता है, कुरकुमिन होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, कैरोटीन होता है, फिर ये क्या है, कैप्सिकिन है। तो आंसर होगा इसमें कुरकुमिन होगा, ठीक है, कुरकुमिन। किसमें, टर्मरिक में। विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, तो उसमें क्या होता है, करकमिन, ठीक है, करकमिन। विच केमिकल कंपाउंड इज कॉमनली यूटिलाइज एज अ प्रिजर्वेटिव इन टोमेटो सॉस। अभी थोड़ी देर पहले बताया, टोमेटो सॉस की जो बॉटल होती है उसमें सोडियम बेंजोएट होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा इसका, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेवनिंग इफेक्ट इन ब्रेड व्हेन ईस्ट फर्मेंट शुगर। तो लेवनिंग इफेक्ट क्या होता है, तो जो पिज़्ज़ा का जो डो बनता है तो एकदम फूला हुआ बनता है कि नहीं बनता, एकदम खाते हो तो मज़े आ जाते हैं तुम्हें। मुझे बिल्कुल नहीं आते, मैं बता दूं तुम्हें, ठीक है, मुझे बिल्कुल भी मज़े नहीं आते हैं। तो वो हो गया, ब्रेड बनता है ना, तो जो डो होता है तो उसमें क्या किया जाता है, ये ईस्ट यानी खमीर जो एक तरह का फंगस होता है उसको डाल दिया जाता है। ये क्या करता है, अभी बताया था तुम्हें भैया, अभी बताया था ना, ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटता है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ईस्ट डाल दोगे इसमें तो ईस्ट इसको खाएगा, एथेनॉल बनाएगा और CO2 निकालेगा। एनर्जी तो चलो बनेगी, CO2 निकलेगी, तो CO2 से फूल जाता है वो क्या, डो, और एथेनॉल से उसको जो है थोड़ा सा फ्लेवर मिल जाता है, हल्का सा खट्टा टाइप, और हल्का सा उसमें महक भी आ जाती है। तो लेवनिंग इफेक्ट बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ईस्ट मिला दिया जाता है, वो ईस्ट क्या करता है, खाता है, किसमें, जो डो होता है उसमें शुगर होती है, या फिर थोड़ी सी और ऊपर एक्स्ट्रा शुगर ऐड कर दी जाती है, तो उस पर खाता है, और जब खाएगा उसको तो CO2 प्रोड्यूस करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो बस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, इसी को बोलते हैं लेवनिंग इफेक्ट। 2 केमिकल रिएक्शन दी है, जल्दी से जरा बता दो कि इसमें व्हाई डज कॉपर गेट सेपरेटेड फ्रॉम इट्स कंपाउंड फॉर्म इन बोथ द केसेस। कॉपर बेचारा क्यों
सिंगल रह गया। कॉपर क्यों सिंगल हो गया? क्योंकि कॉपर स्मार्ट नहीं था, कॉपर रिएक्टिव नहीं था, ये दोनों ज़्यादा रिएक्टिव निकले तो बेचारे कॉपर को सिंगल कर डाला इन लोगों ने। तो जिंक और जो लेड हैं दोनों क्या हैं? ज़्यादा रिएक्टिव हैं कॉपर से। अगर रिएक्टिव ना होते ये ज़्यादा कॉपर से तो ये रिएक्शन फिजिबल होती ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अगर गोल्ड ले लेता तो ये रिएक्शन फिजिबल ना होती, क्योंकि गोल्ड कम रिएक्टिव होता है कॉपर से। क्यों? क्योंकि अभी रिएक्टिविटी सीरीज देखे थे, उस रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक और जो लेड थे वो कॉपर से ऊपर थे, इसलिए। कमेंट बता दो कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो किस गैस के ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं? भूरी भूरी झाग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। ओजोन इज फॉर्म फ्रॉम ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओजोन लाइक ऑक्सीजन इज लाइफ सपोर्टिंग गैस। अच्छा, लाइफ सपोर्टिंग गैस नहीं है भाई ये ऑक्सीजन की तरह। ऑक्सीजन को हम खून में डिजोल्व करके ले लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन अगर ट्रोपोस्फियर में आ गई, ये स्ट्रेटोस्फियर में है, कितने उसमें लगभग 30 से 35 किलोमीटर की उसमें, ठीक है। तो इस रेंज में तुम्हें ओजोन जो देखने को मिलती वो तो अच्छी है कि वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक रही है, लेकिन अगर यही ओजोन ट्रोपोस्फियर में आ गई तो बड़ी खतरनाक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉजेज स्किन कैंसर, यस, उसी से बचाती है ओजोन लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फियर में है, लेकिन ट्रोपोस्फियर में आ गई तो डेडली है। इट इज़ अ डेडली पॉइजन, ठीक। इसमें भूरी झाग किसकी मिलती है? ध्यान रखना, इसको जब हम वो करवाते हैं डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलते हैं, इसके ब्राउन फ्यूम्स, भूरी भूरी झाग। वैसे तो ऑक्सीजन गैस भी निकलती है, लेकिन ब्राउन फ्यूम्स भी निकलते हैं, ठीक है। इसके दो यहाँ पर इसको बैलेंस कर सकते हो आप आराम से, ठीक है। 2 3 6 दूनी 12, 2 4 दूनी 8, 2 10 12 बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं इसके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला फॉर हंसती हुई गैस? हंसता हुआ नूरानी चेहरा जो होता है ये N2O का होता है, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसको। कमेंट बताओ कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी उसके लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल थी? जो रॉटन है यानी सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल देती है वो कौन सी गैस होती है? और कौन सी गैस को हम चिप्स पैकेट में भरते हैं? सेलेक्ट द इम्बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में असंतुलित रासायनिक समीकरण का चयन करना है आपको। यहाँ पे करिए जल्दी से चयन। असंतुलित होनी चाहिए, नहीं कि बैलेंस्ड नहीं होनी चाहिए। अपना आराम से करो जल्दी से इसको, जल्दी से ठीक है। तो बीजीटी भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए रिस्पॉन्सिबल थी मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, CH3CN। और रॉटन एक्सटर्नल होती है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S की। 10 पोटेशियम है यहाँ पे, और यहाँ भी 10 है। फॉस्फोरस 3 चौको 12, 3 चौको 12, ओके ठीक है, 12 चौको 10 3 30, 30 हो गया क्या ऑक्सीजन? 10 3 30, ओके 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 30 यहाँ पे भी है। फिर ये तो सही है, ये तो सही है, ये तो बैलेंस्ड है यार, इम्बैलेंस्ड पूछा है। ठीक है, क्लोरीन 6 है, 6 दूनी 12, 6 ओके, 6 क्लोरीन है यहाँ पर, 6 दूनी 12, ख़त्म। ऑक्सीजन भी देख लेते हैं, 6 को 24, 24 10 34, 4 को 16, और 6 7 42 और 14, 34 से तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आर एक्सप्लॉइटेड टू प्रिपेयर वेरी थिन शीट्स ऑफ सिल्वर टू डेकोरेट स्वीट्स? तुमने देखा होगा जो मिठाई विठाई होती है, ठीक है, चोको चाहिए सर। अच्छा चोको चाहिए बेटा, अभी देंगे चोको तुमको, हैं, उड़ा लो मजाक।
आप जैसे बचपन में याद किए थे वही निकलेगा जब मतलब ठीक है, इसे चौको चौको करके ही हम याद किए थे। 7 चौको 28 है ना, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। Which of the following two properties of metals are exploited to prepare very thin sheets of silver to decorate sweets? तो सिल्वर में देखा होगा तुमने, चांदी की परत चढ़ा दी जाती है। क्यों? क्यों से तो हमें मतलब नहीं है, सिल्वर को ही हम क्यों यूज़ कर लेते हैं, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी? तो मेटल होता है हमारा मैलिएबल, यानी इसको थिन शीट्स में ड्रॉ किया जा सकता है, और उसमें लस्टर होता है, उसमें शाइनिंग होता है, तो शाइनिंग देने के लिए दिया जाता है। लेकिन मैलिएबल होता है हमारा मेटल, इसलिए उसको थिन शीट्स में ड्रॉ किया जा सकता है, इसलिए सिल्वर को यूज़ किया जाता है। डक्टिलिटी का मतलब होता है जहाँ उसको हम थिन वायर में तब्दील कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो 1 ग्राम गोल्ड है उसको हम 2 किलोमीटर लंबे तार में तब्दील कर सकते हैं। सोनोरोसिटी का मतलब होता है जहाँ पर वो टन टना टन 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 टा है ना, वो आवाज़ देता है टन टन, जो हमारी स्कूल की घंटी होती थी, वो सोनोरोसिटी के प्रिंसिपल मतलब सोनोरोसिटी का वहाँ पर उसका प्रॉपर्टी को लिया जा रहा था, ठीक है। और रदरफोर्ड जी ने कौन सा प्रॉपर्टी लिया था? उन्होंने मैलिबिलिटी लिया था, उन्होंने थिन शीट बनाई थी गोल्ड की। What is the chemical name for the compound responsible for the cooling sensation in mint leaves? तो जो मिंट की पत्तियाँ होती हैं ठंडक का एहसास देती हैं, वो क्या होता है? तो वो होता है आपका कैप्सिकन, तो होगा नहीं, कैफीन नहीं होगा, ये तो कॉफ़ी वगैरह में होता है, ये होगा आपका मेंथॉल, है ना। अ 4 कार्बन चेन विद अ ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एज। 4 कार्बन चेन है तो 4 होगा ब्यूट होगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन का यूज़ करेंगे, आइन। ऑल का यूज़ करते हैं जहाँ पर OH ग्रुप एल्कोहल ग्रुप होता है। अल का यूज़ करते हैं जहाँ CHO ग्रुप होता है, अल्डिहाइड ग्रुप होता है ना। कीटो ग्रुप अभी पढ़े थे, ये कौन सा ग्रुप होता है? इसको क्या बोलते हैं? COOR, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो ये होता है ईथर, ये होता है ईस्टर, जो कि क्या होते हैं? जो कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं। कैसे बनते हैं? जब हम एसिड की रिएक्शन किससे करवाते हैं? अल्कोहल से करवाते हैं। तो कैसा होता है? जैसे COOH है, ये OH है, ठीक है। पानी निकल जाता है, सीधा पानी निकलेगा, COOR बनेगा, तो इसको ईस्टर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको ईस्टर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। और ये आपका एसिड होता है, वो तो आप समझ ही गए थे। और कुछ अच्छा ये बताओ कि जैसे कि अल्कोहल है, ठीक है, कोई भी मान लो अल्कोहल है, उसको एसिड में जब ट्रीट करते हैं, मतलब एसिड बनाते हैं उसको, तो हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से उसको ट्रीट करते हैं। तो वो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम बताइए आप, उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम जल्दी से। ये टेम्परेचर को क्या बोलते हैं भाई? जितने भी क्वेश्चन 6:15 तक हो जाएंगे उतने करेंगे, क्योंकि 6:15 मेरा दूध वाला आ जाता है, ठीक है, दूध देने, तो उसको मैं वेट नहीं करवा सकता हूँ, बेचारा काफ़ी दूर से आता है ना, अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के, तो उसको मैं वेट नहीं करवा सकता हूँ। तो 6:15 तक जितने हो जाएंगे उतने करेंगे, ठीक है। तो एल्कलाइन KMnO4 हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। और आपका K2Cr2 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। इसी को जब आप कन्वर्ट करोगे केल्विन में, तो 0 केल्विन ये होगा, इसमें आपको 273 जोड़ देना है तो वो आएगा, ठीक है। 273 जोड़ोगे तो 0 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ डी नेचर्ड अल्कोहल? डी नेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? प्योर एथनॉल नहीं, एथनॉल मिक्सड विद लिटिल मेथनॉल। जब एथनॉल में थोड़ा सा मेथनॉल मिला देते हैं तो उसको डी नेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं। मेथनॉल को ही हम वुड स्प्रिट बोलते हैं, पीछे मैं बता चुका हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट? बताने की ज़रूरत है नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पीछे देखेंगे सोडियम कार्बोनेट, अगर इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल भी अटैच कर देंगे तो ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट बोलते हैं, इसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं। और हम क्या करते हैं? अच्छा जल्दी से बताओ कि NaCl का अगर हम एक्वस फॉर्म ले लें तो इसको क्या बोलते हैं, और इससे हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, कौन सी रिएक्शन होती है वो? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स दी केमिकल फार्मूला फॉर सल्फर हेक्साफ्लोराइड? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का फार्मूला क्या है? तो सल्फर और हेक्सा का मतलब 6, आसान सा सवाल है, SF6 हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं ब्राइन, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्राइन, यहाँ लिख देता हूँ ब्राइन, ठीक है, ब्राइन बोलते हैं इसको। और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो क्या बनता है? एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली होता है। एल्कली क्या चीज़ होते हैं ज़रा बताओ? और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्लोरीन बन रही है, एल्कली बन रही है, जो आप ऊपर देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस हो गया। एल्कली वो बेस होते हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं,
63 अ मॉलिक्यूल विद द केमिकल फॉर्मूला C2H6 इज अ C2H6। तो दो है भाई, ब्यूट और प्रोप तो होने से रहा है, क्योंकि ब्यूट का मतलब 4 कार्बन एटम, प्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम, मिथ का मतलब 1 कार्बन एटम, ख़त्म। आगे तो सफिक्स तो देखना ही नहीं था, प्रीफिक्स से ही काम हो गया, ठीक है, प्रीफिक्स से ही काम हो गया, ठीक है। द एलिमेंट इन ग्रुप नंबर 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज, आवर्त सारणी में ग्रुप समूह 17 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? ग्रुप 17 को हम बोलते हैं हेलोजन, ठीक है। नोबल गैसेज होती हैं जो ग्रुप नंबर 18 में, एल्कली मेटल हैं जो ग्रुप नंबर 1 में है, ट्रांजिशन मेटल जो हैं वो जो डी ब्लॉक में जितने भी हैं, डी ब्लॉक में जितने भी हैं ग्रुप नंबर 3 से लेके आपके 11 तक, वो सब आएंगे डी मतलब ट्रांजिशन मेटल में। और सेकंड ग्रुप वालों को क्या बोलते हैं, जरा ये भी बता दो। सेकंड ग्रुप वाले जो मेटल है उनको क्या बोलते हैं? और इनको एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेटल का जो ऑक्साइड होता है, मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। नॉन मेटल का एसिडिक नेचर का होता है। क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है तो मेटल का ऑक्साइड कभी बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और एसिड और बेस की रिएक्शन क्या देती है? सॉल्ट और वाटर देती है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जल्दी से ये बताएंगे। और ये मेटल का ऑक्साइड जो बनता है वो पानी में डिजॉल्वेबल होता है, तो यानी वो बेस जो पानी में घुल रहा है तो उसको एल्कली बोलते हैं, तो इसलिए इनको एल्कली मेटल्स बोल देते हैं। सेकंड ग्रुप वालों को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोल देते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। और इसको बोलते हैं उदासीकरण अभिक्रिया, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। 65 विच एलिमेंट इज लोकेटेड इन ग्रुप नंबर 18 of the periodic table and is known for its lack of chemical reactivity। ग्रुप नंबर 18 में कौन है? ये तो ग्रुप नंबर 16 में। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं चैल्कोजन, ठीक है, चैल्कोजन बोलते हैं इनको। और क्लोरीन फ्लोरीन किस में है? ये आपके ग्रुप नंबर 17 में है, तो इनको हेलोजन। अच्छा, ग्रुप नंबर 15 वालों को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताना। हीलियम, सही आंसर हो जाएगा। हेमा, नेहा और करीना जीती रहना। तो 15 वालों को बोलते हैं निक्टोजन, ठीक है, निक्टोजन बोलते हैं, ठीक है, 15 वालों को। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, अगला है एंड दैट इज 66 व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम, है ना। हम लोग जाने कब से चीज़ पढ़ रहे हैं, 92U235, 92U235। मैं बोलता ही रहता हूँ, अक्सर बोलता रहता हूँ कि नहीं बोलता रहता हूँ, भाइयों बहनों आप बताएंगे, ठीक है। बताइए जल्दी से, क्या ये मैं बोलता रहता हूँ कि नहीं 92U235? तो फिर ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालिए, कितने होंगे न्यूट्रॉन्स, ठीक है। बस तुम ये मनाओ कि मेरा दूध वाला ना है, और अगर आ गया तो क्लास वहीं बंद हो जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हें पता है मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ 1 मिनट भी, ठीक है। तो 0 नाइट्रोजन इसमें मारेंगे फेंक के, और जब नाइट्रोजन फेंक के मारेंगे तो बेरियम मिलेगा। बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है 56 और एटॉमिक मास 141। और क्रिप्टन की बात करेंगे 36 और 92, और 3 न्यूट्रॉन मिलेगा जो कि क्या करेगा, फर्दर इस चेन रिएक्शन को धका धक और पेल के बढ़ाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम मॉडरेटर का इस्तेमाल कर लेंगे उसमें। और मॉडरेटर के तौर पर किसका इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे कि हैवी वाटर का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, हैवी वाटर का इस्तेमाल कर लेंगे। कंट्रोल रॉड के तौर पे किसको यूज़ करते हैं भाई, कि आराम से रिएक्शन कंट्रोल में आ सके, तो इसमें हम बेरियम का रॉड्स यूज़ कर, बेरियम रॉड, कैडमियम रॉड, इन सब का यूज़ कर लेते हैं। मॉडरेटर के तौर पे हैवी वाटर, कूलेंट के तौर पे भी हैवी वाटर का यूज़ किया जाता है। क्या आपको ये बात पता है कि नहीं पता है? हाँ, और मॉडरेटर के तौर पे हम जैसे कि ठीक है, हैवी वाटर ध्यान रखना, ये मॉडरेटर और कूलेंट के तौर पे दोनों के तौर पे ऐड करता है, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़, आगे बढ़ जाएं अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, दैट इज 67th क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि विच एलिमेंट इज नोन फॉर हैविंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द पीरियोडिक टेबल। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मॉडरेटर का काम होता है कि न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर देना, ठीक है। मॉडरेटर का काम यही होता है, ठीक है। आप हैवी वाटर का यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट भी यूज़ होता है इसमें, वाटर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी थी? तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी फ्लोरीन की। क्लोरीन की क्या थी? क्लोरीन की थी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, जो दूसरा एलिमेंट है हमारे 17th ग्रुप का, ठीक है। अगला वाला जल्दी से करो, एंड दैट इज व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर पोटेशियम परमैंगनेट। अभी देखा था KMnO4, ये क्या होता है? कोई नहीं होता। K2Cr2O7 क्या होता है? K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अंडे को जब उबालते हैं तो जो बाहरी वाला हिस्सा है वो ओपेक हो जाता है, ओपेक और वाइट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? और अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? योक बोलते हैं, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल। और वाइट वाले पार्ट में क्या होता है? प्रोटीन होता है, पिरोटीन, है कि नहीं, जो कि काफ़ी
इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है बच्चों में तो कौन सी डिजीज़ हो जाती है जरा बताओ। प्रोटीन को अमीनो एसिड में कौन से एंजाइम तोड़ते हैं और कितने तरीके के अमीनो एसिड होते हैं, कितने एसेंशियल होते हैं, कितने नॉन एसेंशियल होते हैं। The heat causes a reaction of the egg with water and makes it opaque. Okay. The heat causes a change in the crystal structure of egg yolk. No, the heat causes change in the structure of egg protein. The heat causes denaturation, hardening and the albumin and coloring it opaque white. Albumin क्या होता है? एक तरह का pyrotin होता है और ये pyrotin क्या आपको पता है हमारी जो liver होती है, जो लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसमें क्यूपफर सेल्स होती हैं जो उसको पावर ऑफ रीजनरेशन देती हैं, जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जो हमारे राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में होता है, जो बाइल जूस सेक्रीट करता है, जो मीडियम को बेसिक बनाता है, जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, उस लिवर में ये एल्बुमिन प्रोटीन होता है। ठीक है, क्लियर थी चीज़? हाँ जी। ऑलरेडी आज दिन CDS1। अच्छा, CDS1 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। ओके, तो हमारे होते हैं मरासमस, अखिल पांडे मरासमर, और ये क्या लिखो क्वाधियोरकर। क्वाधियोरकर नहीं होता बेटा, क्वाशियोरकर होता है। अर्थ का अनर्थ मत करो। क्वाशियोरकर होता है। मरासमस प्रोटीन की डेफिशिएंसी से नहीं, ओवरऑल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से होता है। और 10 और 10 नहीं होता है, 9 और 11 होता है। 9 एसेंशियल, 11 नॉन एसेंशियल, तो आपके टोटल कितने हो गए? 20 अमीनो एसिड हो गए। एसेंशियल वाले तो हमारी, नॉन एसेंशियल वाले हमारी बॉडी अपने आप से बना लेती है, एसेंशियल वाले बाहर से चाहिए होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। कोलेजन का ट्रिपल स्ट्रक्चर किसने दिया था? कोलेजन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। व्हेन द pH वैल्यू ऑफ सॉइल इज लेस देन 7.5 दे आर कंसिडर टू बी। अगर 7.5 से pH वैल्यू कम हो गई तो ऑब्वियस बात है थोड़ा सा यार एसिडिक की तरफ जाएंगी, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा, सीजल का रिजल्ट आ गया क्या? क्यों भैया? क्यों यार खबर फैला रहे हो झूठी? अभी तो नहीं है ऐसा कुछ। झूठी खबर फैला रहे हो क्या पनाडा हरीश? जल्दी आपका दूध वाला। ओके, हाँ बिल्कुल दूध वाला रहा होगा प्रोजेक्टा, बिल्कुल से तो स्लाइटली एसिडिक नेचर में आ जाएंगे वो। ठीक है, द एलिमेंट्स दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस आर। तो ब्रोमीन हमारा लिक्विड नॉन मेटल होता है और मरकरी हमारा लिक्विड मेटल होता है रूम टेम्परेचर पे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। मरकरी के द्वारा बनाए गए जो हमारे एलॉय होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, ये आप कमेंट में बता देंगे जल्दी से। और एलॉय हमारे किस तरह के मिक्सचर्स होते हैं। महर के पास 2 कोयले का ढेर है, ठीक है, लार्ज चंक्स हैं कोल के। पहले वाले को तो उसने आग लगा दिया, फर्स्ट चंक, ठीक है, शी सेट फायर टू दी फर्स्ट चंक, ओके। और दूसरे वाले को तोड़ दिया। अच्छा ठीक है, तो ये फिजिकल इसमें चेंज कौन होगा और केमिकल चेंज कौन होगा, ये क्वेश्चन है। तो एलॉय एलॉय होता है, इसको बोलते हैं अमलगम, ठीक है, बलगम नहीं अमलगम होगा ही, ठीक है। एलॉय की अगर बात करेंगे तो ये आपके होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। किस तरह का सोल्यूशन होता है? सॉलिड सोल्यूशन होता है ये, ठीक है। चलो भैया, महर जी जो है हमारी कोयले में काम कर रही हैं, ठीक है। और कोल में हमने देखा था कोल माइनिंग में किस तरह की माइनिंग होती है, याद आया आपको? रैट होल माइनिंग पिछले ज्योग्राफी वाले लेक्चर में किए थे, कल बायो कर रहे होंगे, ठीक है। तो बोथ चंक्स ऑफ कोल अंडरवेंट फिजिकल चेंज। नो, पहले वाला फिजिकल होगा, दूसरे वाले में केमिकल नहीं, पहले वाले में केमिकल, क्योंकि पहले वाले में आग लगाई है तो आग लगा दी तो वो राख बन जाएगी, और फिर राख से फिरते तो कोयला बना नहीं पाओगे। कोयले को फोड़ दिया है तो कोई केमिकल चेंज तो हुआ नहीं उसमें, तो पहला वाला फिजिकल होगा। द चेंजेस, अरे कहाँ है यार, बहुत चंक्स ऑफ, ये तो होगा नहीं, ठीक है। द चेंजेस वर रिवर्सिबल फॉर द फर्स्ट चंक, यस। द फर्स्ट केस एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। भाई मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है यार। शी सेट फायर टू द फर्स्ट चंक, तो फायर यानी कि पहला वाला केमिकल होगा। द फर्स्ट केस एग्जाम्पल ऑफ, यस, ठीक है। रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा, ओनली फिजिकल चेंज टुक प्लेस फॉर द सेकंड चंक, यस, सी और ई होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द न्यूट्रिएंट्स आर करेक्ट। तो आपको बताना न्यूट्रिएंट्स के रिगार्डिंग कौन सा सही है। तो ऑप्शन वाला पहला है कि CHO और आपका NPK आर माइक्रो न्यूट्रिएंट, बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा था प्लांट में, भाई ह्यूमंस में तो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। और जो विटामिन और मिनरल होते हैं, विटामिन और मिनरल, वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। प्लांट में इसी तरह से होते हैं NPK फर्टिलाइजर, CHO, इसके अलावा सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये होते हैं मैक्रो, और बाकी होते हैं माइक्रो। बाकी जितने भी हो गए बस तुम्हें मैक्रो याद करने होते हैं, बाकी के तो सब माइक्रो हो जाएंगे, दोनों सही है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर नॉट एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, कितनी गंदी बात कही है इसने। अगर नीडेड ना होता तो ये जो वाइटामिन मिनरल कंज्यूम करते हैं, क्यों करते हैं? ना करते फिर।
ये भी ज़रूरी, अच्छी स्किन, अच्छी हेयर्स, नेल्स, इन सब के लिए। तो फिर अंतर क्या होता है मैक्रो माइक्रो में? मैक्रो माइक्रो में ये अंतर होता है कि मैक्रो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, माइक्रो थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। लेकिन कई बार हम थोड़ा भी नहीं लेते हैं तो दिक्कतें होने लगती हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ रॉक और सॉयल दैट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ अलाउंग फ्लूइड्स टू फ्लो थ्रू इट इज़ कॉल्ड एज, तो उसको क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। परमिएबल होता है ना, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है, जो सेल वॉल होती है वो फुली परमिएबल होती है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, वो सेलेक्टिवली चीज़ों को जाने देती है। बट जो फुल्ली परमिएबल होती है वो पूरी तरह से सारी चीज़ों को जो है जाने देती है। What is the chemical reaction that occurs when sugar is heated and turns into a caramel syrup? कौन सी रिएक्शन होती है? मेलार्ड होती है, प्रेसिपिटेशन, कैरामलाइजेशन, या फिर न्यूट्रलाइजेशन? कौन सी होती है? जल्दी बताओ। ओके, रिजल्ट आ चुका है। ओ हो, यस यस यस, रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आ चुका है भैया, CGL का रिजल्ट आ चुका है। अब मुझे बनाना पड़ेगा जल्दी से वीडियो, ख़त्म करना पड़ेगा इसको। ठीक है, दूध वाला भी आ रहा होगा, ये भी लेक्चर भी ख़त्म करना है, हैं जल्दी से। हाँ, रिजल्ट आ चुका है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो कौन सी रिएक्शन है? तो देखो भाई, दो रिएक्शन होती हैं, एक तो होती है मेलार्ड रिएक्शन और एक होती है कौन सी? कैरामलाइजेशन रिएक्शन उसको हम बोलते हैं। अब जो यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा कैरामलाइजेशन। ठीक है, जो ब्राउन शुगर को, शुगर इज हीटेड टर्न्स इनटू कैरामल सिरप, बहुत ब्राउन हो जाती है। मेलार्ड रिएक्शन जो होती है, जब मीट वगैरह होता है उसको जब हम हीट करते हैं तो उसमें मेलार्ड रिएक्शन होती है। 76, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सब्सटेंस चेंजिंग डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड टू अ गैस? इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड से सीधा गैस, सब्लिमेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, सब्लिमेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड से गैस। कंडेंसेशन क्या होता है? गैस से लिक्विड। फ्यूजन क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। फ्यूजन, लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन, जल्दी से बताएंगे। फ्यूजन किससे किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड से गैस हो गया, गैस से लिक्विड हो गया, सॉलिड से गैस हो गया। ठीक है, और गैस से सॉलिड को क्या बोलते हैं? गैस से सॉलिड को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, या फिर डिपोजिशन भी बोलते हैं इसको। सॉलिड से गैस को डिपोजिशन भी बोलते हैं, डिपोजिशन। अगला है 77, व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है भाई? सबको पता है नेगेटिव होता है। ठीक है, कितना होता है? 9.1, सॉरी ये तो मैंने लिख रहा हूँ मास उसका, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। कूलॉम इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश की इकाई होती है। 9.1 इंटू 10⁻31 kg उसका मास होता है। 78, वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपाउंड विद द केमिकल फार्मूला? नाइट्रिक एसिड, बेसिक से क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक एसिड के जो थिक क्लाउड हैं वो कहाँ मिलते हैं? जल्दी से बताएंगे। थिक क्लाउड्स। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है? गैस विद रॉटन स्मेल। What is the name of the process of organic matter being broken down into simpler compound by decomposers? इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो वो पढ़ा था एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में नहीं, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ठीक है, थिक क्लाउड्स देखने को मिलते हैं वीनस में। आखिरी क्वेश्चन करवा रहे हैं, बाकी के 4 क्वेश्चन होमवर्क हैं तुम्हारे। विच सब्सटेंस इज कॉमनली एडेड टू टैप वाटर टू मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग वाटर बाई किलिंग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो करके मतलब वो करके, तो पुनाडा हरीश ने सही बताया था यार, है ना? पुनाडा हरीश ने सही बताया था। चलो, तो सब लोग भाग गए हैं रिजल्ट आने की वजह से, तो हम भी भागें फिर, हम क्यों यहाँ पे रहे हैं? क्लोरीन इसका आंसर होगा। बाकी के 4 क्वेश्चन करोगे, हम भी देखें भाई कैसा क्या रहा। बेसिक से क्वेश्चन है यार, सबसे आसान क्वेश्चन आखिरी के 4 क्वेश्चन ही है। मैं दिखा देता हूँ, इनके आंसर देंगे कॉमेंट में। ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन भरते हैं क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करती है। लाइमस्टोन ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, बाकी 2 के आंसर देते ना। चलो, थैंक यू सभी को, भाग रहे हैं हम भी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये PDF मिल जाएगी पर, अरे शिट, सब चला गया यार लिखा हुआ। सब लिखा हुआ चला गया यार, जल्दबाजी के चक्कर में सब ले चला गया यार। कोई ना, मैं PDF शेयर कर दूंगा। ठीक है, और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जिसने अगर स्क्रीनशॉट किसी ने लिए हैं, ठीक है, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेगा तो प्लीज़ इसको PDF में करके आप भेज सकते हो क्या? कोई भी आप PDF में करके भेज सकते हो क्या? जो नंबर है, क्वेरी नंबर उस पर। ठीक है, ESC 2 बार दबा दिया। हाँ प्लीज़ यार, कोई भेज देना, है ना?
हाँ, वही ज़्यादा भाग रहे थे तभी। वो प्लीज़ भेज देना यार क्वेरी नंबर पे ना, थैंक यू भेजने